इसमें वो गोली है हाजमोला वाली गोली, ये सीक्रेट है। काली नींबू वाली चाय में हाजमोले गोली डाल लो, टेस्ट आ जाता है। Eyes are blue, lovely too. Teacher's pet, is that you? Yes, yes, Is that you? हमरी अटरिया पे आजा रे सवरिया। घर जैसी बातें देख रहे हैं, हमारे साथ हैं हमारी दोस्त गिरिजा ओक। बड़े होकर जब मैं घूमने लगी ट्रेन्स में, बसेस में, तो मैंने भी बहुत मारा कुटी की है, लोगों को बहुत पीटा है मैंने। एक को तो मैंने इतना मारा था, मतलब तभी ना जब कोई ऐसे बुलिंग कर रहा है कुछ। ऐसे जाके क्यों मारा? अरे साहब कुछ लोग ऐसे ही जाके नहीं, एक लड़के को मैंने इतना मारा था कि मेरा छाता टूट गया था। कॉलेज पहुंचते पहुंचते मैंने प्रोफेशनली एक्टिंग करनी शुरू कर दी थी। तो तारे ज़मीन पर इस फिल्म का शूट मेरी सेकेंड ईयर कॉलेज के दौरान ही हुआ, जिसमें आप टीचर बनी। जिसमें मैं टीचर बनी। तो एक बार आमिर खान मेरी वैनिटी वैन में आकर कोई लाइनें रिहर्स कर रहे थे, तो मैंने मेरी फैली हुई किताबें देखी और उन्होंने एक सेकंड के लिए उनको देखकर पूछा, हाउ ओल्ड आर यू? मैंने कहा मैं 19 ईयर्स की हूँ। तो वो थोड़े चुप से हो गए थे, फिर उन्होंने उस बात को झटक दिया, खैर लाइनें करते हैं। उन्हें लगा ये इतनी छोटी बच्ची है। हमें सिखाया गया कि कोई पूछे तुम्हारा नाम क्या है, तो पट से घर का नाम नहीं बोल देना है। अच्छा। हाँ, बोलना है सौरभ नाम है। और घर का नाम क्या है? मेरी स्कूल में टांगे काफी हैं। जब मैं स्कूल में पहली बार बोलने के लिए खड़ा हुआ, सामने सब बच्चे बैठे हैं, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, आदरणीय आचार्य जी और मेरे प्यारे भैया बहनों। इतने तक मेरे पाँव ऐसे थर थर कांप रहे हैं, मेरा गला सूख रहा है बुरी तरह। लेकिन मैं स्टेज पे कॉन्शियस नहीं होती। मैं सबसे ज्यादा अपनी एलिमेंट में तब होती हूँ जब 1000 आंखें मुझे देख रही होती है। बहुत सारे लड़के लड़कियां खास तौर पे अनफॉर्चुनेटली उनको बहुत बुलिंग का सामना करना पड़ता है। लोकल ट्रेन्स में ये ऐसे छूकर निकल जाना, कुछ धक्का दे देना, ये सब इतना कॉमन होता है दैट यू आर कॉन्स्टेंटली अवेयर। मैं चल रही थी और पीछे से एक लड़का न जाने कहाँ से मेरे पीछे आया, क्योंकि मैंने कोई आहट नहीं सुनी, वो शायद कहीं साइड से आया होगा। और उसने यूं उंगली से फ्रॉम द नेप ऑफ माई नेक ही रैन हिज फिंगर डाउन माई एंटायर बैक टिल माई बटक्स एंड देन ही टर्न्ड अवे इमीडिएटली। मेरे साथ गांव में ये बुलिंग होती थी। तो हमारे गांव के दरवाजे के बाहर अलाव जलता था, तो सब गांव के बूढ़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ताप रहे हैं, और हम बच्चे भी वहीं बातें कर रहे हैं, ताप रहे हैं। सुबह सुबह का वक्त है, तो वो बूढ़े बुजुर्ग चिढ़ाते थे हमको। भैया फिर कानपुर पढ़ने चला गया था बुआ जी के पास रह के कि हैट्स गंवार हैं, रह जाओ तुम। मतलब एक तो मुझे आज तक समझ नहीं आया कि गंवार को गाली की तरह क्यों इस्तेमाल करते हैं। जो गाँव का है वो गंवार है। अच्छा। और गाँव का होना बुद्धू होना या पिछड़ेपन की निशानी तो नहीं है। Presented by Ultratech, देश का नंबर 1 सीमेंट, co-powered by Tata Copper Plus and Punjab National Bank। घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। हचक के पानी बरस रहा था। तब तक किताबें ज़्यादा पढ़ी नहीं थी, तो पता नहीं था कि इसको मूसलाधार वर्षा कहते हैं, गोया आसमान से मूसल बरस रहे हों। मम्मी के मुंह से मूसल सुना था, कहती थी बिल्कुल मूसर जैसी बुद्धि है या मूसर जैसे पड़े हुए हो एक किनारे। बारिश हो रही थी, हम स्कूल में थे, शिशु में पढ़ते थे, तो हम सरस्वती शिशु मंदिर के पढ़े हुए हैं उरई के, तो वहाँ पे नर्सरी को शिशु बोलते थे। और बारिश छुट्टी के टाइम पे हो रही थी, मतलब लास्ट पीरियड के बाद, तो असेंबली हुई और जिसको हम प्रार्थना सभा कहते थे। और हमने देखा कि हमारी पंक्ति में आगे एक बच्चा था और वो रोने लगा। तो जब वो रोने लगा तो पूछा गया, अरे ये कौन, क्यों रो रहा है, क्या? बोले हमारे भैया वहाँ खड़े हैं। तो उसके भैया एक सीनियर क्लास में थे, तो उसको उसके पास जाके खड़ा कर दिया गया। हमको भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, क्योंकि हम हमारे ताऊजी के बेटे पढ़ते थे, वो 5वीं कक्षा में थे, तो वो भी अपनी लाइन में खड़े थे और मैं अमूमन उनके साथ जाता था और वो मुझे ट्रैक्टर बना देते थे। तो वो कहते तुम ट्रैक्टर हो, मैं ड्राइवर हूँ। तो मैं ऐसे आगे और अपने मुँह से ट्रैक्टर की आवाज़ निकालता था, और वो मेरे स्कूल का जो बस्ता था और उसकी जो बद्धी होती है, जो डोरी, तो वो उसको पकड़ लेते थे और फिर हम लोग ऐसे बातें करते खेलते खालते घर तक आ जाते थे। अब बारिश हो रही, मैंने कहा अरे यार हम तो बहादुर हैं, हम नहीं रोएंगे यहाँ सबके सामने भैया के पास जाने के लिए। तो प्रेयर पूरी हो गई, जिसको जैसे जाना था वो गया और हम भी कहीं चले गए, भैया के पास नहीं गए। उसके बाद पूरे घर ने बारिश में अगले 3 घंटे तक पूरे शहर में मुझे खोजा। दीदियों ने छाते लेके आसपास के मोहल्लों में खोजा और हमारे पूरी जॉइंट फैमिली, सब लोग साथ में रहते हैं, अगल बगल घर बने हैं,
कोई मोटरसाइकिल पे खोज रहा है, कोई पैदल, कोई बस स्टैंड गया, कोई रेलवे स्टेशन गया, सब खोज रहे हैं। और जो मैंने पहले एपिसोड में भी कहा था कि बच्चा चोरी भी तब होती थी, तो उसकी भी एक अनहोनी आशंका रहती थी। 5 साल का बच्चा 4-5 साल का खो गया है, 4 साल से 5 साल के बीच का। हमारे एक और बड़े भाई हैं जिनका घर में पिंकू नाम है, तो खोजते खोजते जब सब छक गए और पुलिस थाने भी पहुंच गए, कुछ लोग, कोतवाली है वहाँ पे कि साहब एक रपट तो लिखा दी जाए, तो ताऊ जी फौजदारी के वकील, तो उनकी वो ड्यूटी लगी कि आप वहाँ कह दें। तो उनको लगा कि ये स्कूल बस वाले से पूछ लें कि इन्होंने कोई स्कूल की यूनिफॉर्म में बच्चों को छोड़ते हुए कहीं बच्चा देखा हो, और वो उन्होंने स्कूल बस रुकवाई और वो इत्तेफाकन हमारे घर के पास एक तिराहा है टाउन हॉल का, वहीं से वो बस गुजर रही थी, तो उन्होंने हाथ दिया और ऐसे चढ़े कंडक्टर से पूछने के लिए, और वो ऊपर चढ़े और मैं स्कूल की बस की सबसे पिछली सीट पे बैठा हुआ था और चहकते हुए मैं चिल्लाया पिंकू भैया, तो उनने ऐसे माथे पे हाथ मारा। अब उनको समझ में नहीं आया कि हमको थपड़ियाएं, कि राहत की सांस लें, कि हमको पहले घर लेके जाएं। कंडक्टर उनसे शिकायत करे कि साहब ये स्कूल का बच्चा है और इससे हम पूछ रहे हैं कहाँ उतरना है, तो बस बोलो है नैक आगे, नैक मतलब थोड़ा सा आगे, और नैक आगे करके हम सब बच्चों को उतार दिया। हम इसको वापस इसलिए स्कूल लेके जा रहे हैं। अब मेरी धुकधुकी शुरू हुई। अब तक तो हमको मौज आ रही थी, हम पूरा शहर देख रहे थे, बारिश हो रही थी, सब बच्चे एक एक करके जा रहे थे, लेकिन भैया को देख के हमको लगा कि अब हमको मिलेगी खुराक। थैंकफुली खुराक नहीं मिली, सबको राहत की सांस मिली कि हम घर वापस आ गए। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था इतना बवाल क्यों कटा है, क्योंकि तब तक हमको लगने लगा था कि हमारे 2 घर हैं। एक घर है जहाँ पे हम सोने आते हैं और कपड़े वपड़े पहनते हैं, नहाते धोते हैं, खाना खाते हैं, और एक घर है जहाँ पे हम खेलने जाते हैं और खेलने के बीच में कुछ पहाड़े याद करते हैं, खाना वहाँ पे भी खाते हैं एक टाइम का। ये हमको समझ में आया बाद में कि स्कूल घर तो होता है, पर लौट के फिर बुद्धू को घर आना पड़ता है, सब बुद्ध नहीं हो पाते हैं। तो ये कहानी है जिससे मैं आज की बात शुरू कर रहा हूँ। आप घर जैसी बातें देख रहे हैं, कोई इसमें फॉर्मल इंट्रोडक्शन तो है नहीं। हमारे साथ हैं हमारी दोस्त गिरिजा ओक, जिनके साथ हम लोग खूब बातें करते हैं, तो हमें लगा कि कैमरे पर भी ये बातें हों। मेरे ख्याल से हर कोई बचपन में एक बार तो खोया होता ही है। हाँ, आप खोए? हाँ, मैं भी खोई थी। हालांकि इतना बड़ा बवाल नहीं हुआ था, मैं बस चलने लगी थी और मैं चलते चलते मोहल्ला पार करके मेन रोड तक पहुंच गई थी। मुझे इसकी कोई मेमोरी नहीं है, क्योंकि मैं शायद 2-2.5 साल की थी। जिस उम्र में बच्चों का शरीर छोटा और सिर बड़ा होता है, प्रोपोर्शनेटली बच्चों का सिर थोड़ा बड़ा होता है धड़ से। तो बहुत सारे बच्चे शुरुआत में जब चलने लगते हैं तो अपना बैलेंस बनाए रखने के लिए सिर थोड़ा आगे करके चलते हैं, यूं ही। ये देखा है तुमने कभी? ऐसा कभी नोटिस किया है? बहुत सारे बच्चे बैलेंस रखने के लिए सिर थोड़ा सा आगे रख के चलते हैं ताकि गिरे ना। कैमरे के पीछे मोहन है, उनका बच्चा छोटा है, तो वो हामी कर रहा है कि हाँ। तो मुझे किसी ने बताया ये घर में कि पूछताछ होने लगी बच्ची कहाँ चली गई। तो एक पड़ोसी, कोई छोटा बच्चा ही था वो भी, उसने करके दिखाया, गिरिजा वो यू करके चल के जा रही थी। तो लोग मेरे पीछे भागने लगे। फिर मेन रोड जहाँ गाड़ियाँ आना जाना, ट्रैफिक वैफिक जहाँ होता था, बस उस पर पहुँचने से थोड़ा पहले मुझे रोक दिया गया। मैं अपने मोहल्ले में ही चलते निकल गई थी। पता नहीं मैं क्यों निकली थी, मैं क्या सोच रही थी, मुझे इसकी कोई मेमोरी नहीं है। हालांकि उस दौरान की मेरे पास बाकी कुछ विजुअल मेमोरीज है उस एज की। घर याद आता है, सीढ़ी याद आती है, कमरे याद आता है, लेकिन और पहले ना, अब मुझे नहीं लगता, पर पहले मोहल्ले भी घर जैसे ही होते थे। आसपास के सारे घर, उसमें रहने वाले लोग, एक बड़ा सा परिवार ही होता था। बिल्कुल, किसी के यहाँ खा लिया, किसी के यहाँ खेल लिया, कई बार सो भी गए। हाँ बिल्कुल। तो मैं ऐसे शायद मेरे आंगन में चलती हुई निकल गई और मुझे ये नहीं समझ में आया कि आंगन कब खत्म हो गया है और दहलीज कब मैं पार कर चुकी हूँ और मैं मोहल्ले में जा चुकी हूँ दुनिया में जाके। तो हाँ, और मुझे बिल्कुल डांट नहीं पड़ी क्योंकि मैं बहुत ही छोटी थी। तो जाहिर सी बात है कि ये मैंने
हमको कर अब लिया था बस। गिरिजा देवी ये थोड़ा रश्क सा होने लगा है दूसरे एपिसोड तक आते आते कि आपको छुटपन में खुराक बहुत कम मिली, डांट बहुत कम मिली। कभी नहीं मिली है, कभी नहीं। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी स्कूल में जहाँ मैं आगे पढ़ी, जिसके बारे में हम बात करेंगे ही, कांदिवली में जो मेरा स्कूल था, वहाँ मुंबई में, वहाँ हमने आगे चलकर शूट किया एक एपिसोड मेरी एक टेलीविजन सीरीज का। तो मैं मेरे ही स्कूल में लेडी स्पेशल नाम की एक सोनी पर सीरियल आती थी, जिसका शूट करने के लिए मैं मेरी ही स्कूल गई। और मेरी कुछ पुरानी टीचर्स मुझसे मिली। तो वो पुरानी टीचर्स मेरे सारे असिस्टेंट डायरेक्टर से, को एक्टर से कह रही थी कि ये इतनी अच्छी बच्ची थी, फर्स्ट आती थी क्लास में, मेरे क्लास की टॉपर थी। की हद। तो मैं बिल्कुल वैसी वाली थी। मैं वो आपने नर्सरी राइम सुनी है? चबी चीक्स, टीथ विद इन, कर्ली हेयर, वेरी फेयर, आईज आर ब्लू, लवली टू, टीचर्स पेट, इज दैट यू? यस यस Is that you? यस। हम पे ये इल्जाम कभी नहीं लगे, हमने ये तोहमतें अपने सर नहीं ली। तो आपकी पहली स्कूल कौन सी थी? उरई में ही, मतलब उरई में। गांव में प्राइमरी में गया था, कुछ सीख के आ गया था, पर उरई में राजेंद्र नगर में सरस्वती शिशु मंदिर है, वहाँ पे हमको भेजा गया पढ़ने के लिए। भैया लोग भी सब ताऊ के चाचा के वहीं पढ़े। जहाँ से आप खोए? जी, जहाँ से मैं खोया जी। तो वहाँ पढ़ने गए और फिर हमें सिखाया गया कि कोई पूछे तुम्हारा नाम क्या है तो पट से घर का नाम नहीं बोल देना है। अच्छा। हाँ, बोलना है सौरभ नाम है। और घर का नाम क्या है? मेरा घर का नाम शिब्बू है। शिब्बू। जी। अच्छा। और भैया का नाम दीपू, तो दीपू से राइम करता हुआ शिब्बू, ऐसे नाम रख दिया गया। मेरे एक बड़े भाई थे, ताऊ जी के बेटे, और हमारे यहाँ बहुत ही आपको रेफरेंस मिलेंगे, भाई थे मैं, तो सब बहुत बड़ा परिवार है, साझा परिवार। उनका देहांत हो गया था बहुत कम एज में, टीन एज में ही, कैंसर के चलते। उनकी बहुत कम मेमोरी है मेरी। उन्होंने ये नाम रखा था, शिब्बू। हाँ। तो कोई पड़ोस में रहते थे बैंक के मैनेजर, उनके बच्चे का नाम था, तो उनको बहुत पसंद था वो बच्चा। तो उन्होंने कहा मेरा भैया आया है छोटा, तो मैं इसको ऐसे बुलाऊंगा। और फिर उनका गुजर गया तो वो नाम स्थायी सा हो गया। रिंकू भैया थे वो। तो मैं वहाँ सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा, 2-3 कक्षाओं तक पढ़ा। तो वहाँ की एक तो ये मुझे खोने की मेमोरी बहुत याद है। एक बहुत स्ट्रेंज सी मेमोरी है, वो मेरी ज़िंदगी में स्वाद की पहली मेमोरी है, तो पर वो स्कूल से जुड़ी है। घर में कोई पूजा थी, शायद बरगदियाई थी। तो एक पूजा होती है जिसमें वट वृक्ष के इर्द गिर्द पूजा होती है, पुए बनते हैं, खाना बनता है सब। उस दिन पता नहीं मेरा टिफ़िन नहीं आया, क्या हुआ, मैं शायद पहली या दूसरी कक्षा में था, क्लास को कक्षा बोलते हैं। तो वो टिफ़िन मेरा जब पहुंचा, किसी ने पहुंचाया, तब तक 5th पीरियड शुरू हो गया था। तो 4 पीरियड इंटरवल के पहले, 4 बाद में, या शायद 3 इंटरवल। हाँ, इंटरवल, हाँ। हम रिसेस कहते थे। अच्छा, हमारा मध्यांतर। मध्यांतर। हाँ, सही शब्द था मध्यांतर, या और स्ट्रिक्ट शब्द था भोजन वेला। भोजन वेला। हाँ, तो उसमें 2 भोजन मंत्र होते थे। एक छोटा ओम सहना, और बहुत सुंदर मंत्र है ये, वेदों से लिया गया है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्युषावहि। बाद में जब इसका अर्थ पढ़ा तो हमें लगा कि ये कितना सुंदर विचार है, पर उस समय एक्सप्लेन किया जाना चाहिए था बच्चों को कि ये तुम्हें क्यों बोला जा रहा है। जैसे पटुआ तोते की तरह, कि हम सब साथ में आगे बढ़ें। और एक वृहद भोजन मंत्र भी था, ओम यंतु नद्यो वर्षंतु पर्जन्या। एक रामदास स्वामी का रचा हुआ श्लोक है जो हम खाना खाने से पहले सब साथ में, स्कूल्स में, हर जगह, हर तरह के, घर में भी कई बार, वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्री हरीचे, सहज हवन होते नाम घेता फुकाचे, जीवन करी जीवित्वा अन्न है पूर्ण ब्रह्म, उदर भरण नो है जाणीजे यज्ञ कर्म। इसका मतलब ये है कि आप जब निवाला, वदन यानी मुंह, जब निवाला आप मुंह में डालते हैं तो आप श्री हरि का नाम लें, और ये ना समझें कि आप सिर्फ एक खाने की क्रिया कर रहे हैं, इसे एक यज्ञ कर्म की तरह करें। आपके जीवन के यज्ञ को चलते रखना है तो इसमें जो अर्घ्य देना पड़ता है वो हमारा खाना है। इस सीरियसनेस और इस श्रद्धा से उसे खाएं। आप यज्ञ का जिक्र कर रही थी, अभी आगे जिक्र आएगा। हम चूँकि आज
अपने दूसरे घरों के बारे में बात कर रहे हैं, बचपन के घर के बाद स्कूल कॉलेज जहाँ पर हम पढ़े और हमें घर जैसा लगा। तो दीनदयाल विद्यालय में सुमन आचार्य जी थे हिंदी के, जिन्होंने भाषा और साहित्य के प्रति मेरे मन में अनुराग पैदा किया। और मतलब ज़िंदगी भर हमें उन टीचर्स का बहुत कृतज्ञ रहना होता है जिन्होंने ये जादू किया। एक बार वो जयशंकर प्रसाद की एक कविता पढ़ा रहे थे और उसमें एक शब्द आया सुवाडवाग्नि, और तब जब उन्होंने कहा कि पेट में आग होती है तो हम ऐसे हो गए, पेट में आग होती है? हाँ, तो फिर उन्होंने आग के 3 प्रकार बताए। तो वो कविता है कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। तो ये एक नाटक में आती है प्रसाद की ये कविता, जिसमें सैनिकों के समूह को ये बात कही जा रही है। और उसमें आगे लाइन है कि असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी, अराति सैन्य सिंधु में सुवाड वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। तो फिर उन्होंने समझाया सुवाड वाग्नि यानी कि समुद्र के अंदर की आग। ये इन शुरुआती विद्यालयों की बड़ी अच्छी खासियत रही, शिशु मंदिर और फिर दीनदयाल विद्यालय, कि हम लोगों को संस्कृत और संस्कृति में बड़ा चीज़ें सीखने को मिली। आप कहाँ पढ़ी हैं शुरू में? मेरी पहली स्कूल एक छोटा सा घरेलू सा ही, इसको बालकवाड़ी कहते हैं मराठी में। बालकवाड़ी प्री स्कूल, शिशु जिसे कहते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चों, पहली स्कूल। तो हमारी एक काड़े सरनेम था उनका, काड़े अज्जी थी, यंग सी दादी थी, और वो अपने ही घर के टेरेस में कुछ बच्चों को बेसिक कविताएं पढ़ाना, शुरुआती जिसको बिल्कुल ही प्री स्कूल कहते हैं वैसे वाला, मैं वहाँ जाती थी। वहाँ पर उनका एक पोता था, वो भी पढ़ता, उनके 2 पोते थे, एक बड़ा था वो स्कूल जाने लगा था, और एक हमारी कक्षा में पढ़ता कम था, शैतानी ज़्यादा करता था। तो क्योंकि वो बिल्कुल, और क्योंकि वो उनका पोता था वो पावरफुल था, और वो था भी थोड़ा शरीर से थोड़ा बड़ा, तो वो किसी की चोटी खींच दे, किसी की पेंसिल छीन ले, किसी की किताब फाड़ दे, ये वो करते रहता था। और काड़े अज्जी उसको बिल्कुल नहीं डांटती। तो अन्याय से मुझे बहुत बुरा लगता था। 1-2 बार उसने मेरी चोटी खींची थी, 1-2 बार उसने कुछ मेरा टिफ़िन खा लिया था, ऐसे भी कर लिया था उसने। तो मैंने घर आके मेरी दादी से ये कहा। तो पिछले भाग में हमारी बातें हो रही थी, घर में दादाजी का वर्चस्व, उनके हिसाब से घर चलता है। ये ज़्यादातर घरों में देखा, हमारे घर में वो दादी थी, मातृसत्ता, बिल्कुल मातृसत्ता। और वो थी भी ऐसी, ऊंची थी, बहुत लंबी थी, और गोरी थी, और बिल्कुल रौब में रहती थी ऐसे। उनकी पर्सनालिटी बहुत इम्पोजिंग थी। तो मैंने जाके उनसे कहा कि ऐसा हो रहा है, और मैं बिल्कुल कुछ नहीं बोल पाती थी उस बच्चे के सामने। तो मेरी दादी को बहुत बुरा लगा कि ये मेरी पोती के साथ अन्याय नहीं हो सकता। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम भी एक उसको थप्पड़ मार दो। तो फिर मेरे मन में ख्याल आ गया, उलट कर उसने मुझे मारा तो मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा देखो कैसे करना है, ऐसे उसके दोनों हाथ ऐसे हाथ से पकड़ने और फिर एक थप्पड़ मारनी, और अगर तुम्हें ऐसा लगे कि वो तुम्हें मारने वाला हो तो भाग जाओ वहाँ से। वाह। हाँ, ये मेरी दादी ने मुझे सिखाया। तो रोज़ स्कूल जाने से पहले दादी मुझसे पूछती क्या करना है, तो मैं उनको बिल्कुल करके दिखाती। दोनों हाथ से ऐसे, दोनों हाथ पकड़ने और यूं गुब्बारा, और मैं खुद ही घूम जाती। मराठी में बोलती होगी ना? कैसे? तर दोन्ही हात असे धरायचे आणि अशी ठेवून द्यायची, ऐसा करके मैं खुद घूम जाती थी। चक्कर। एक्टिंग किया नहीं मैंने कभी, क्योंकि मैं कर ही नहीं पाई। समहाउ मैं नहीं मार पाती थी उसे। वो आसपास होता, मैं बच लेती, लेकिन मैं मार नहीं पाती। तो एक दिन उसने मेरी चोटी बहुत ज़ोर से खींची और मुझे बड़ा दर्द हुआ। उस दिन पता नहीं क्या हुआ, आई लॉस्ट इट, और मैंने उसके दोनों हाथ पकड़े और उसको एक घुमा के थप्पड़ मारा जोर से। और पूरे क्लास के सामने एक उदाहरण सेट कर दिया कि अगर तुमने ये किया तो हम ये कर सकते हैं। उस दिन काड़े अज्जी ने मेरी अज्जी को फ़ोन किया कि आपकी पोती कुछ कम नहीं है, आज उसने मेरे पोते को मारा। तो मेरी दादी ने उनसे कह दिया हाँ मैंने सिखा कर भेजा था, आई होप अच्छे से मारा हो। नाइस। तो
दैट्स माई मेमोरी फ्रॉम माई फर्स्ट स्कूल। और मेरे दादाजी मुझे स्कूल से ले आते वापस गोद में बिठाकर, और मेरी स्कूल जिस बंगले में थी उस बंगले के गेट पर एक फूल होता है, उसे हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, मराठी में उसे कृष्ण कमल कहते हैं। कृष्ण कमल? कृष्ण कमल। उसकी अगर तस्वीर मिले तो मैं चाहूँगी लोगों को दिखा सके। उसकी इट्स अ क्रीपर, उसकी बेला होती है, तो वो उन्होंने ऐसे गेट पर यूं गोल चढ़ा रखी थी। तो जब हम उस गेट के नीचे से गुजरते तो फूल यूं मैं हाथ से तोड़ सकती, क्योंकि मैं गोद में होती दादाजी के, तो मैं रोज़ एक कृष्ण कमल तोड़कर घर ले आती थी। वाह। आप थोड़ा आपने वो स्कूल की बुलिंग की बात की, उसमें एक बड़ा ज़रूरी सबक भी है कि जब कोई राम जाने इसको क्या कहते हैं, पैशन फ्लावर, हाँ? इट्स अ वेरी कॉमन फ्लावर इन इंडिया। यू नेवर सीन इट? खोजना पड़ेगा इसका नाम, हमारे सुधी दर्शक ही बता देंगे कमेंट में लिख के। जी। तो जब आप बात कर रही थी तो स्कूल हमारा दूसरा घर होते हैं, और जैसे घर में हर वक्त सबक मिलते रहते हैं। कल हम कह रहे थे ना कि किसी से चोट लगी मेज से तो हट कर दो उसको। ये बुलिंग पे थोड़ा और बताइए कि क्योंकि बहुत सारे लड़के लड़कियां खास तौर पे अनफॉर्चुनेटली उनको बहुत बुलिंग का सामना करना पड़ता है। और द वे यू, मतलब इसमें देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं कि दादी ने ये हौसला दिया दैट यू हैव टू काउंटर इट। आपको रियाज करना पड़ा, लेकिन फाइनली एक दिन हिम्मत जुटी और उसके बाद वो बुलिंग रुक गई। जी जी। फॉर्चुनेटली मेरे लिए मेरी दादी, मेरी माँ, वो सब औरतें जिनके साथ मैं रही हूँ, जिन्होंने मुझे पाला पोसा है, एवरीबडी हैज स्टूड अप टू बुलिंग। और अपने साइलेंट क्वाइट तरीक़ों से नहीं, बिल्कुल इस तरह से। तो मेरी माँ को तो मैंने मारपीट करते हुए देखा है बचपन में। अगर किसी का धक्का लग गया, कोई टच करके चला, बिकॉज ये होता रहता है, अगर पब्लिक प्लेसेस में आप घूमते हो तो कोई आपको धक्का देकर चला जाए, कोई छू कर चला जाए, ये होता रहता है। मेरी माँ पलट के कॉलर पकड़ के बिल्कुल मतलब धर देती थी 4-5। तो मैंने हमेशा मेरी माँ का वो वाला अवतार देखा है पब्लिक प्लेसेस में, जहाँ वो अलर्ट होती हैं, जहाँ वो कॉन्शियस होती हैं। मतलब यूँ कोई ले जा रहा है तो चले जा रहे अपनी बैग झुलाते हुए, ऐसी मेरी माँ नहीं थी बिल्कुल। ये मैंने अपनी सासू माँ में देखा है। हरियाणा से हैं वो और शिक्षक हैं। तो बस में किसी ने बदतमीज़ी कर दी, और या उसके पहले भी जहाँ जहाँ वो रही, एक तो मारना, और वो तो पूरी बस थाने ले गई थी। बिल्कुल, वेरी गुड। हाँ, मतलब ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल। ट्रक के ऊपर चढ़ के एक आदमी का नाक फोड़ दिया था। तो मैं और मेरी माँ रास्ते पर। ऐसी वीरांगना माओं को खूब प्रणाम, और खूब हो ऐसी माएं। हम लोग जब ललन टॉप शुरू किया था तो प्रतीक्षा ने एक आर्टिकल किया था नॉर्डिक कंट्रीज में वो सारे सोशल इंडेक्स में सबसे बेहतर देश हैं। इनफैक्ट मैं ये देखिए, मैं ये ब्रेसलेट पहने हूँ, मेरी पत्नी अभी घूम के आई हैं नॉर्डिक कंट्रीज़, तो वो मेरे लिए लाई, ये वाइकिंग्स म्यूजियम से। खैर, तो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा है, और वहाँ पे ऐसे ग्राफिक्स के ज़रिए बेसिक इन्फो, तो बच्चा कहाँ, उसमें ग्राफिक है जो छोटा बच्चा पढ़ रहा है कि मम्मी बेबी कहाँ से आता है, तो अस्पताल से लाए भगवान जी ने, सब कुछ नहीं। तो उनका बेबी वजाइना से आता है, मम्मा के पेट से आता है बच्चा। तो अगर किसी बच्चे ने पूछा कि पेट में कैसे आता है, जब मम्मा और पापा प्यार करते हैं, तो मतलब, और फिर जब वो बड़ी क्लासेस में जाएगा तो और डिटेल, मतलब तो उसको दाएं बाएं नहीं करो कि हम तुमको वहाँ से लेके आए, यहाँ से लेके आए, और फिर चिढ़ाते भी हैं। हमारे यहाँ तो देखिए, मेरा स्कूल भी इसी चक्कर में छूटा पहला। आपके साथ स्कूल में बुलिंग हुई, मेरे साथ गांव में ये बुलिंग होती थी। तो हमारे गांव के दरवाजे के बाहर अलाव जलता था, तो सब गांव के बूढ़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ताप रहे हैं, और हम बच्चे भी वहीं बातें कर रहे हैं, ताप रहे हैं, सुबह सुबह का वक्त है। तो वो बूढ़े बुजुर्ग चिढ़ाते थे हमको। भैया फिर कानपुर पढ़ने चला गया था बुआ जी के पास रह के, कि हैट्स गंवार यहीं रह जाओ तुम, मतलब तुम गंवार हो। एक तो मुझे आज तक समझ नहीं आया कि गंवार को गाली की तरह क्यों इस्तेमाल करते हैं। जो गांव का है वो गंवार है। अच्छा। और गांव का होना बुद्धू होना या पिछड़ेपन की निशानी तो नहीं है।
मुझे आज तक लगता था गवार यानी जिसको पढ़ाई लिखाई नहीं आती है, अनपढ़ है। पर वो गांव से बनाया ना उन्होंने, है ना। जैसे नागरिक नगर से बना है, पर नागरिक को सिविलाइज्ड जी। तो यार तुम ऐसे ही गंवार रह जाओ, वहीं फिरत रहे हो, देखो वो होते पढ़ाते हैं। और चिढ़ाया जाता था हमारे ताऊ जी भी और भी कई लोग कि डॉक्टर काले। तो मेरा कॉम्प्लेक्शन फेयर नहीं था, भैया का कॉम्प्लेक्शन फेयर था। तो हमने कही तो का होगा, हम पढ़न जात, बोले हाँ पर वो देखो कानपुर में पढ़त, तो मुरई में पढ़त, तुम ऐसे ही रह जाओ गंवार। तो मैं अपनी माँ के पास रोते हुए गया, और बिल्कुल जैसे जो सूरदास जी ने लिखा है कि मैया जियो तेरे कछु भेद उपजत है मोए परा, मतलब जसोदा सब सुन सकती हैं कान्हा से, सब शैतानियाँ बर्दाश्त करेंगी, कान खींच देंगी, कोई जसोदा से ये ना कहे कि कान्हा की तुम्हारे मन में भेद है, उसके मातृत्व पे सवाल ना उठाया जाए। तो हमने कहा कि तुम भैया से प्यार करती हो, हमें नहीं करती। तो उन्होंने कहा नहीं हम तुम्हें भी करते हैं, कुछ काम कर रही थी वो घर में। तो उन्होंने तुम उन्हें कानपुर पढ़ाती हो। तो ये जब 2-3 बार मैं जाके रोया। पर ये बायस सिर्फ कॉम्प्लेक्शन वाला नहीं होता है। जैसे हम जब उरई से कानपुर पढ़ने आए तो उरई में हम लोग बुंदेली बोलते थे, और किताबों में लिखा होता था राम घर जाता है, सीता ऑफिस जाती है, मतलब ऐसा नहीं लिखा होता। तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि ऐसा लिखा हो कि राम खाना पकाता है, सीता दफ्तर जाती है, ताकि वो कन्वेंशनल जेंडर रोल फ्लिप हो। तो हम जब कानपुर पढ़ाई करने गए तो थोड़ी बुलिंग किस्म चीज़ ऐसी हुई कि वो आकांक्षा करके लड़की थी और उसने मुझे डांट लगाई। ये मैंने कई बार पहले भी जिक्र किया है कि सबसे आगे बैठे थे, क्योंकि घर से कहा गया था सबसे आगे बैठना, तभी पढ़ पाओगे, पीछे नहीं बैठना है। बहुत बाद में मैंने बैक बेंचर होने का सुख जाना। जो बैक बेंचर है उनको पता होगी ये बात। आप टिफिन निपटा सकते हो, पूरा पर्चियाँ इधर उधर कर सकते हो। खैर, तो वो डस्टर रखा हुआ था ड्रॉर में, तो आचार्य जी आए तो उन्होंने पूछा अरे डस्टर कहाँ है? तो मैंने कहा आचार्य जी ले, तो हमारे ऐसे ही बोलते हैं ले, पानी ले। तो उन्होंने पढ़ाया, चले गए। तो उसके बाद जब तक अगले आचार्य जी आते, उसने आकांक्षा ने मुझे ज़ोर से डांटा। शायद वो क्लास मॉनिटर भी थी, कक्षा प्रमुख, कि तुम्हें तमीज़ नहीं है बात करने की। हमने क्या हुआ? तो उसने कहा ऐसे बात करते हैं आचार्य जी लोग। तो उन्होंने कहा और कैसे? तो आपको कहना चाहिए आचार्य जी लीजिए। तो हम वो भाषा का फ़र्क देखते ना, अभी हम घाटी पेंडू गंवार की बात कर रहे थे, तो वो बुंदेली से हिंदी में आना। लेकिन ये सब 1 महीने तक रहा कि लोग मुझे टोक रहे हैं, कैसे दिखते हो, क्या करते हो। क्योंकि फिर 1-2 महीने के अंदर हुए परीक्षाएं, मंथली टेस्ट, हमारे यहाँ मासिक परीक्षाएं उनको कहते थे, और उनका रिजल्ट आया और मैं कक्षा में फर्स्ट आया। और मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार क्लास में फर्स्ट आया था। टॉप 3 टॉप 5 में रहता था, पर फर्स्ट आया यहाँ पे पहले एग्ज़ाम में, बाहर से आया था। और हमें लाल रंग का बैज मिला जिसमें प्रथम लिखा होता था। मतलब वो बैज पहने, मतलब ये अपनी क्लास का फर्स्ट रैंकर है, जो मैंने बताया था शायद पिछले एपिसोड में। थिंग्स चेंज एंड देन आई रियलाइज कि तुम गंवार हो, तुम सांवले हो, तुम क्या भाषा बोलते हो, तुम्हारे टिफिन में क्या है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम अगर अपने कक्षा में पहले पे आ रहे हो तो सब तुम्हारी इज्जत करेंगे। इसी का बहुत बदला हुआ रूप हमने जेएनयू में आके देखा कि अगर तुम्हारे पास ज्ञान है तो कद्र है, मतलब वरना ज्ञान और उस ज्ञान की सार्थकता, उस ज्ञान का एप्लीकेशन। पर वो जो दूसरा शिशु मंदिर था जो कि कानपुर आ गए थे, वहाँ एक तो ये चस्का लगा कि कक्षा में पहले पे आना है। और एक बार मैं सदमे में चला। मैंने जीवन में पहली बार अथाह दुख 24 घंटे के लिए तब महसूस किया। तो 5वीं कक्षा में क्या हुआ कि उन्होंने टीचर्स ने कहा कि अब ये आखिरी कक्षा है, इसके बाद स्कूल छूट जाएगा ये वाला। तो उन्होंने सारे 2 या 3 सेक्शन थे, सारे सेक्शंस के टॉपर्स को एक सेक्शन में कर दिया। का खा गा के जो टॉपर्स थे सबको का में कर दिया। तो ये सेक्शन के नाम होते थे का खा गा। तो हमारे सेक्शन में सारे टॉपर आ गए, बड़ा कंपटीशन। एक लड़का था, उससे मेरा बहुत कंपटीशन चलता था, उसका नाम था रोशन शुक्ला। और एक मंथली एग्जाम, और मैं पूरे 4th क्लास में सारे एग्जाम्स में फर्स्ट आया, हाफ ईयरली, मंथली, ईयरली में भी, सब पूरे सेक्शन सब में फर्स्ट। 5th में भी फर्स्ट चल रहा हूँ लगातार। और एक में ऐसा हुआ कि मैं 2nd या 3rd पे जा रहा हूँ।
तो वो टीचर आते हैं तो उन्होंने मैथ्स की कॉपी दी, तो आपने नंबर जोड़े, देखा क्या गलत, 20 में 19, 20 में 18, इंग्लिश की आई सब। तो मैंने अपने जोड़े जब सारे सब्जेक्ट के नंबर, तो मेरे 117 नंबर आ रहे थे और वो टॉपर था उसके 126, 125, 126 आ रहे थे। तो मैं एकदम इतना उदास, मेरे मतलब ऐसे जैसे भरे बाजार किसी ने आपको बेइज्जत कर दिया हो। मतलब दूसरे नंबर कैसे आ सकते हैं, और क्या मुंह दिखाऊंगा अपने आप को, क्या मुंह, बाबा जी पढ़ाते हैं उनको क्या कि अरे इस बार तो, और बैच का रंग बदल जाएगा। अब वो हरा बैच पहनोगे दूसरा आया, या नीला पहनोगे तीसरा आया। तो अगले दिन वो टीचर आए तो उन्होंने कहा अरे भाई इस बार तो बड़ा तब्दीलियां हो गई हैं, बहुत लोगों ने मेहनत की। मैंने कहा अब ये परम बेइज्जती का क्षण आ रहा है क्योंकि अब सबके सामने अनाउंस किया जाएगा कि इस बार एग्जाम में ये पहले पे रहे, ये दूसरे पे, और रोशन आगे निकल गया, मेरा उससे कंपटीशन चलता है, वो हमेशा सेकंड आता, मैं फर्स्ट आता था। और उनका इस बार 2 लोग फर्स्ट पे हैं। मेरे काटो तो खून नहीं कि एक और आगे निकल गया। तो उन्होंने कहा एक तो नए नवेले फर्स्ट हैं रोशन, और दूसरे सौरभ। तो मैंने कहा मतलब, और मेरे एकदम आंसू ना आ जाए। तो मैं चुप रहा। फिर मैंने अपने नंबर देखे तो मैं एक हासिल मिस कर रहा था, राम जाने कैसे। तो वो एक हासिल कम हो रही थी, इसलिए वो घट रहा था। मेरे जो सांस में सांस आई, मैंने कहा अच्छा चैन की सांस इसको बोलते हैं। आई रिमेम्बर एक बार मैं अपनी सिस्टर के कमरे में था, तो शीशा रखा, उनकी बिंदियाँ रखी, तो मैंने ऐसी बिंदी लगा ली, छोटा सा 8-7 साल, और मैं भूल गया उतारना। एंड somebody saw me and I got slapped for this, कि बिंदी क्यों लगा ली। That's not nice. हाँ, मतलब इतना वो सख्ती है ना कि ऐसा होना है, ऐसा ही होना है। मतलब मुंबई में भी there's a lot of people on the streets जो आपसे पैसे मांगते हैं या तालियां बजाते हैं, और most of them third gender, transgenders, third genders, उन्हें छूना भी पसंद नहीं करते लोग। कैट कॉलिंग, शेमिंग, ये तो होता ही है। पर जैसे मुझे याद है, मैं ट्रेन पकड़ रही थी एक बहुत ही रश आवर पे, जहाँ बिल्कुल लोकल ट्रेन, मुंबई की लोकल ट्रेन, भीतर चढ़ने की जगह नहीं थी। तो मैं खुद ही लगभग लटकी हुई थी बाहर, पर मेरा हाथ उस पोल को ठीक से पकड़े हुए था, तो मैं फर्मली ट्रेन में प्लेस्ड थी। और बस ट्रेन चलने ही लगी थी कि एक थर्ड जेंडर पर्सन जो टिपिकली ट्रेनों में तालियां बजा के पैसे मांगते हैं, ऐसे एक उस ट्रेन में चढ़े। और जैसे ही वो चढ़े, मैंने देखा भी कि बाकी सबके रिएक्शन ऐसे हो गए कि अरे यार अब इनसे चिपक के खड़े होना पड़ेगा, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे मतलब सब चिपक के ही खड़े थे लेडीज़ कंपार्टमेंट में। तो वो चढ़े और उनको पकड़ने के लिए कुछ था नहीं, और वो बस बिल्कुल जैसे तैसे फुटबोर्ड पे पैर रख के वो अंदर तो घुस गए थे, लेकिन मतलब किसी का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, किसी को कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, और मुझे लगने लगा कि वो गिर जाएंगे। और लोकल ट्रेन्स एक बार स्पीड पिकअप करती तो वो तेज़ी से प्लेटफॉर्म छोड़ देती है, तो बस प्लेटफॉर्म छूटने ही वाला, अब अगर गिरे तो पटरी पे गिरेंगे। तो मेरी समझ में नहीं आया, मैं बिल्कुल बगल में खड़ी थी, तो मैंने गले लगा लिया उनको, मैंने हाथ से पकड़ लिया उन्हें ताकि वो गिरे ना, क्योंकि वो गिर ही जाते वरना। तो उस भीड़ में हम वैसे ही बने रहे कुछ देर तक, जब तक अगला स्टेशन आया, थोड़ी भीड़ कम हुई, फिर उसके अगला स्टेशन आया, तो मैं काफ़ी देर तक उनको कमर में हाथ डालकर पकड़े हुए थी, गिरने से बचाते हुए। और फिर जब तीसरा स्टेशन गया और जब बहुत सारी भीड़ उतर गई, तो जब थोड़ी सी जगह हमें मिली, तो उन्होंने मेरे पैर छू लिए, ये कहते हुए कि मतलब मैं पास से गुजरूँ तो लोग ऐसा कर लेते हैं, और आपने मुझे पकड़ के रखा और मुझे इस काबिल समझा कि आप मुझे छू सकें, ये मेरे लिए आज बहुत बड़ी बात है। तो मुझे इतना बुरा लगा कि हम इतने इंटॉलरेंट कैसे हो सकते हैं इस मामले में। एंड इट्स जस्ट वेरी सैड कि इसको मतलब ये रास्ते पे क्यों होते हैं, इनको काम नहीं, कौन देता है इनको काम? ये बहुत रियल प्रॉब्लम है।
So we need to relook at how we look at gender and how we look at identities in general. Same pinch. Tata Copper Plus with the goodness of copper. मेंटली चैलेंज्ड एक व्यक्ति थे जो हमारे घर खाना खाने आते थे, घर के अंदर नहीं आते थे क्योंकि वो कई दिन नहाते नहीं थे, कुछ नहीं थे। उनका नाम था भक्त भगवान, ये नाम रख दिया गया था उनका। कहानियाँ चलती थी जो आपको हर शहर में इस तरह की कहानियाँ दिखेंगी कि बहुत पैसे वाले परिवार से थे, पिताजी खत्म हो गए, इनको कुछ नशा वशा करा दिया गया तो इनकी बुद्धि खराब हो गई और इनका पैसा लूट लिया गया, ऐसी कहानियाँ सुनाई जाती थी। और इनका घर का नाम गुड्डू था, कुछ इस तरह की कहानियाँ भी। तो वो पार्क में कम्युनिटी सेंटर था, उसके ओसारे में सो जाते थे, कहीं घूमते रहते थे। 2 टाइम खाना खाने के लिए वो घर के आते थे। उनके घर के बाहर बर्तन रखे होते थे एक आले पे, तो वो आते थे, उनको पानी दो तो अपने वो बर्तन धोते थे, कुछ नहीं बोले, एक लफ्ज़ नहीं बोलते थे। और उनको खाना दे दो तो वो आएंगे, को घंटी बजाएंगे और बैठ जाए चुपचाप। तो कोई वहाँ से गुजर रहा है तो वो कहे अरे वो तुम्हारे भक्त भगवान बैठे हैं। तो ये मेरी बुआ जी बहुत कृष्ण भक्त थी, उन्होंने ये नाम रख दिया था भक्त भगवान की, ये भक्त हैं, यही भगवान है, ये हमारे घर आते हैं, है ना। कभी कभी उनको बोला भी जाता था अरे अब आज तुम नहाए नहीं हो ना बहुत दिन से, तो वो ऐसे चुपचाप देखते रहते, जाओ आज नहा के आओ। तो कभी फिर वो 10-12 दिन में एक बार नहा लेंगे, हैंड पंप पे जाके फिर आ जाएंगे कपड़े पहन के कुछ। और उनको खाना दिया जाता था। तो शुरू में जब इनिशियली हमसे कहा गया उनको खाना दिया, तो मुझे बहुत ऐसा डर सा कि व्यक्ति है, इनके दाढ़ी बड़े हुए, बाल बड़े हुए हैं, स्मेल आ रही है, इनको खाना दे रहे हैं, ये मेरा हाथ पकड़ लें तो। कभी कुछ नहीं किया उन्होंने ऐसे। और बहुत बाद में हुआ कि वो उनको करंट लग गया, तो वो चिपक गए, तो उनको ऐसे डंडा वंडा मार के हटाया गया, तो उस चक्कर में उनका सर्वर फट गया बहुत। और मेरे दादाजी उनका बड़ा ख्याल रखते थे, जो जिन्होंने मुझे पढ़ाया था, वो वाले बाबा। तो वो पार्क में घूमने जाते तो भक्त भगवान को दिख जाता था, तो उनको पता था हाँ ठीक है ये। तो अब वो बीमार, अब उसको पट्टी वट्टी लगाई जा रही है, लेकिन वो क्रिटिकली इल। और वो घर पे पूछ रहे हैं हाँ भक्त भगवान खाना खा गए, तो उनको क्या बताया था हाँ खा गए या भिजवा दिया या कुछ। वो पार्क घूमने जाए तो कहा जाए अरे वो पार्क में खुदाई हुई है, पानी भरा है, नहीं जा। वो रोज़ वॉक करने जाते थे। 2-3 दिन हो गए और तीसरे दिन भक्त भगवान गुजर गए। तो उनकी शव यात्रा फिर लोगों ने चंदा वंदा करके, और पता नहीं क्या हुआ बाबा को, वो माने नहीं, बोले आज तो हम सड़क पे घूम के आएंगे। और हम लोगों को पता है घर में सबको। उनकी बहुत उम्र थी, हाई बीपी था, ही वॉज इन हिज 80s। वॉक करने गए तो उनने पूछा कि अरे कौन गुजर गया, तो बोले ले बाबा तुम्हें नहीं पता, आपको नहीं पता, आपके भक्त भगवान चले गए। आई हैव सीन हिम क्राइंग एंड पर मैं ये क्यों किस्सा सुना रहा हूँ कि इंक्लूसिवनेस बोलने से नहीं आती है वो। और यू विल नेवर फॉरगेट दैट कि उस थर्ड जेंडर ने आपको कैसे रेसिप्रोकल रिस्पेक्ट दिया, है ना। और बड़ा, और ये आसान नहीं है। हमारे गांव में इतना जातिवाद है। रामदीन कक्का का मैंने जिक्र किया था पहले एपिसोड में, वो हमारे यहाँ गौशाला काम करते थे। अभी 1-2 साल पहले की बात है, एक दरवाजे बहुत सारे लोग बैठे, पता चलता है आ जाते हैं लोग, कुछ फ़ैन मिलने आ गए, कुछ और सब लोग। कोई मिठाई लेके आया तो मैंने कहा अरे बांट दो सबको। तो फिर कोई आया तो मैंने कहा अच्छा लाओ मैं ही खिलाता हूँ, तो मैंने डब्बा लिया। बहुत सारे लोग बैठे हैं, कुछ लोग खड़े कुछ लोग बैठे हैं, और वो रामदीन कक्का गुजर रहे थे या वहाँ बैठे थे, वो सबसे बुजुर्ग हैं वहाँ पे। तो मैंने सबसे पहले डब्बा उनकी तरफ बढ़ाया, मैंने कहा लो कक्का खाओ। तो उनने लिया, मैंने कहा और कक्का सब ठीक है, हाँ ललट सब ठीक है, और खूब तरक्की करो बेटा। और फिर वो चले गए। फिर वहाँ जो लोग बैठे थे उनमें से आधे लोगों ने मिठाई नहीं उठाई उससे। तो ये जो आदरिंग है, हम कितनी भी बातें कर लें, लड़ लूँ, जूझ लूँ, और ये अभी मैं जो गांव में काम कर रहा हूँ वो इसी चीज़ के खिलाफ है। जब मेरी शादी हुई, जिस पे हम बात करेंगे आगे, वो इंटरकास्ट मैरिज है, तो हमारे साथ वो अदरिंग हुई। मतलब ये कोई आपसे जेंडर में अलग है, कोई आपसे कॉम्प्लेक्शन में अलग है, कोई आपसे भाषा में अलग है, तो वो आप उसके साथ दोस्ती नहीं, क्यों नहीं काट सकते भाई। फिर साइंस क्यों पढ़ाते हैं हम अपने बच्चों को, क्योंकि साइंस तो फ़र्क नहीं कर रही है जी। और हमारे तो भारत का संविधान उन चुनिंदा संविधानों में है जो जिसने संविधान में लिखा है साइंटिफिक टेम्परामेंट लाने के लिए सरकार कोशिश करेगी।
तो वैसा रहा। बट यू वर सेइंग JNU में आकर ये खत्म हुआ JNU में और आके आपका नजरिया बदला। बहुत ज़्यादा चीज़ें बदली। तो मैं पर JNU के पहले हम चूँकि स्कूल की बात कर रहे थे, तो मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मेशन रहा भाषा को लेके, संस्कृत और संस्कृति को लेके, माइथोलॉजी को लेके, हिस्ट्री, इन सब चीज़ों को लेके, वो दीनदयाल विद्यालय में रहा, जो बहुत अच्छा स्कूल था उन दिनों। मैं यकीन करना चाहता हूँ अभी भी होगा। उत्तर प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ हिंदी माध्यम के विद्यालयों में से एक, जहाँ से मेरिट होल्डर्स निकलते थे साल दर साल। वो इतना अच्छा स्कूल था गिरिजा कि वहाँ अगर कभी 4-6 बैचेस में किसी एक बैच में किसी एक बच्चे की सेकंड डिवीज़न आ जाए, और यूपी बोर्ड की मार्किंग बहुत स्ट्रिक्ट होती थी, CBSE बोर्ड जैसी नहीं थी। हम लोग कहते हैं CBSE बोर्ड का टॉपर आता है 96-98% पे, यूपी बोर्ड का टॉपर 84-85% पे होता था, मतलब पूरे स्टेट में फर्स्ट रैंकर। तो अगर किसी का वो इम्तिहान निकल जाए ना एंट्रेंस की, अरे आपके बच्चे का दीनदयाल में हो गया, तो मतलब अब आप निश्चिंत हो सकते हो। फ्यूचर सेट। हाँ, पर वहाँ मैंने भाषा सीखी। जैसे कि मैं अभी महाभारत का जिक्र हो रहा था, तो ये हमारी दोस्त हैं चंद्राली, उन्होंने उनके घर पे मैंने देखा ये नया एक इलस्ट्रेटेड वर्जन महाभारत का, द डेफिनेट गाइड टू इंडियाज़ ग्रेटेस्ट एपिक। मैं ऐसे ही पलटने लगा, तो इसमें बीच में गीता के प्रसंग हैं, तो मैं गीता के प्रसंग देखने लगा और मुझे इतना अच्छा लगा गीता के प्रसंग पढ़ के, क्योंकि भगवत गीता को हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा है। तो ये हमारे संस्कृत सब्जेक्ट में गणेश जी हमारे आचार्य जी थे, हर क्लास में 20-30 श्लोक हमारे सिलेबस का हिस्सा होते थे, वो पूछे जाते थे। तब होता था कि इसका अन्वय समेत अर्थ याद कर लो, संदर्भ प्रसंग लिख लो, ये कर लो, वो कर लो। पर वो जितने श्लोक याद हो गए, बाद में जब उनको नए सिरे से पढ़ा जी, और उनका अर्थ और खुला, तो इतना अच्छा लगा। तो मैंने उस दिन उनके यहाँ ये किताब खोली, और गीता में 4थे अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास योग पे श्लोक हैं, और मेरी 39वें श्लोक पे नजर गई। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संहितेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणा अधिगच्छति। कि हम स्कूलों की बात कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि जो श्रद्धा रखेगा, फेथ रखेगा टीचर के ऊपर और नॉलेज के ऊपर, और नॉलेज के प्रोसेस के ऊपर फेथ रखेगा, उसको ज्ञान का लाभ, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, उसको ज्ञान का लाभ मिलेगा। मतलब ये नहीं कि आप प्रश्नाकुलता मत रखो जी। गीता तो पूरी प्रश्नाकुलता ही है ना, कि पार्थ पूछ रहे हैं कि केशव ऐसा मैं कैसे करूं, तो केशव कुछ समझा रहे हैं, है ना। तो हमारे यहाँ सवाल पूछना बुरा नहीं माना गया, लेकिन टीचर पे, किताबों पे, और उसको फिर आप आगे भी बढ़ाएं, शास्त्रार्थ की पूरी परंपरा यही है। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम वही है। तत्परा संहितेन्द्रिया, तत्परा मतलब फुर्तीले रहो। अब ये फुर्तीला रहना कितना मुश्किल है कि आप भोजन कम खाओ, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। और भोजन कम खाना तो वैसे ही हो जाता है, क्योंकि हॉस्टलों में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बुरा भोजन मिलता है। जी, मतलब इस एक बात में समाजवाद है। मैं आज तक ऐसा हॉस्टल नहीं गया हूँ जहाँ के बच्चे कह रहे हैं हमारे हॉस्टल में बहुत अच्छा खाना मिलता है, 300 रुपये नहीं, इसीलिए ताकि वो फुर्तीले रहें। तत्परा संहितेन्द्रिया, कि इंद्रियों का संयम रहे। और ये अगर आपको ज्ञान मिल गया, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, तो आपको बहुत शांति रहेगी। और ये सारा खेल वही है कि साहब आप सुकून में हो कि नहीं हो, ठीक हो। तो दीनदयाल विद्यालय में हमारे आचार्य थे, प्रधानाचार्य थे, और कैसे ये JNU में भी आके हमने देखा प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल के कंटेक्स्ट में, प्रोफेसर वीर भारत तलवार कंटेक्स्ट में, कि एक व्यक्ति, स्त्री या पुरुष होता है जो संस्थान को साध के रखता है। तो JNU की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि बाकी विश्वविद्यालय के बच्चे जिनके नोट्स पढ़ते थे, जिनकी किताबें पढ़ते थे, जिनके कोट्स, JNU वो प्रोफेसर हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में वन ऑफ द बिगेस्ट फिगर प्रोफेसर रोमिला थापर, वो JNU में प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर एमरिटस हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में वन ऑफ द बिगेस्ट स्कॉलर प्रोफेसर बिपिन चंद्रा, वो वहाँ पढ़ाते हैं जी। हिंदी में वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिटिक प्रोफेसर नामवर सिंह, वो JNU के प्रोफेसर हैं, उन्होंने JNU का सिलेबस डिज़ाइन किया है। हमारे विद्यालय के जो प्राचार्य थे ओम शंकर जी, कसरती शरीर, स्टार्च किया हुआ सफ़ेद रंग का कुर्ता, 2 फोल्ड, मैं हाफ बांह नहीं पहन पाता हूँ, और आज ही मैंने ऐसे चढ़ा लिया, वरना मेरी ऐसे फोल्ड रहता है,
वो पता नहीं क्यों उनसे सीख लिया हम लोगों ने। और बहुत नीट क्रिस्प 2 फोल्ड, हरे रंग की कलम लगी हुई, गोल्डन रिम का चश्मा, बस सुबह सुबह योग अभ्यास करके आए। संस्कृत पर, हिंदी पर इतना गजब की कमांड, और पूरे स्कूल को इतने अनुशासन में रखना। और स्कूल में बीचों बीच हनुमान जी की एक अष्ट धातु की मूर्ति। तो हम लोग कहा था विद्यार्थियों को ऐसा होना चाहिए, संयमी, बलशाली, लेकिन बल का गुरूर करने वाला नहीं, विनयवत, अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। हनुमान जी ज्ञानियों में सबसे आगे हैं जी। तो ये सब चीज़ें, तो मैं आज के दिन में जब ललन टॉप में बोलता हूँ, कहीं लेक्चर देने जाता हूँ, मुझे लगता है यार कितना काम आ रही है स्कूल की शिक्षाएं, जो ऐसी प्रगाढ़ताएं वहाँ विकसित हुई। बाकी स्कूल में ही पहली बार ऐसे हम पढ़ते थे ना किसी कहानी में कि साहब उनको बुखार हो गया, उनकी टांगें कांप रही थी। मेरे बुखार में कभी अभी तक टांगें नहीं कांपी, पर मेरी स्कूल में टांगें कांपी हैं जब मैं स्कूल में पहली बार बोलने के लिए खड़ा हुआ। 23 जनवरी 1992 का वो दिन था। हाँ, मैं चौथी कक्षा में था, पहली बार बोल रहा था। सामने सब बच्चे बैठे हैं, तो आदरणीय प्रधानाचार्य जी, आदरणीय आचार्य जी और मेरे प्यारे भैया बहनों, इतने तक मेरे पाँव ऐसे थरथर थरथर कांप रहे हैं, मेरा गला सूख रहा है बुरी तरह, क्योंकि मैं पहली बार बोल रहा हूँ। और हम जो स्पीच याद करके लाए, किताब पढ़ के, वो कुछ याद नहीं, कुछ बोल के, पर बहुत मुश्किल था। आके बैठ गया, पर बाकी लोगों ने तो नहीं बोला, बाकी क्लास में आप ही ने बोला है। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ हुई, उस डर से परिचय जो स्टेज पे जाना है, और वो कि हम अब बाकियों से अलग भी हो गए, क्योंकि हम तो बोला है। तुम पहली बार कब स्टेज पे गई? मुझे इसकी मेमोरी नहीं है, लेकिन मुझे ये बताया जाता है सांगली में एक इवेंट हो रहा था, मोहल्ले का कल्चरल इवेंट। मोहल्ले के सारे लोगों ने मिलकर नाटक, डांस, ऐसा कुछ एक किया था, रात में हो रहा था। और यूं ही देखने के लिए हम सब चले गए वहाँ, और मेरी माँ ने मुझे गोद में उठा रखा था। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे नीचे रख दिया, और मैं इधर उधर खेल रही थी, और अचानक मैं कहीं दिखी नहीं। एंड नेक्स्ट थिंग दे न्यू वॉज, मैं स्टेज पर जो होस्ट कर रही थी वो मेरी पड़ोसी थी, मतलब सब मोहल्ले के ही लोग थे। तो मैं उनका पल्लू खींचकर उनको बोल रही थी कि मुझे माइक पे कुछ बोलना है। तो मेरी माँ मुझे यहाँ वहाँ ढूंढ रही है, और मैं सीधा स्टेज पे ही दिखी उनको। तो उन्होंने 2 प्रोग्राम के बीच में फिलर की तरह मुझे हाथ में माइक दे दिया। तो मैं एक छोटी सी कविता सुनाई स्टेज पर। सुनाइए साहब। कैरी कोथिंबीर मिर्ची आलं, कैरी कोथिंबीर, कोथिंबीर धनिया, मिरची आलं, आलं मतलब अद्रक, या चौघांचं भांडण झालं, इन चारों का झगड़ा हुआ। कशावरून कशावरून, किस वजह से, किस वजह से, एवढ्याशा खोबऱ्याच्या तुकड्यावरून, इतने से नारियल के टुकड़े को लेकर। काकूबाई आल्या पदर खोचून, काकूबाई मौसी, काकी, आई, पदर खोचून पल्लू को यू टक करके एकेकाला काढलं ठेचून, सबको कूट दिया, त्याची केली छानदार चटणी, इसकी बनाई छानदार चटणी, आणि ती आम्ही चटकन खाल्ली। इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है एंड में लेकिन ये मेरी कविता थी। ये मैं जाके स्टेज पे सुनाई, 3 साल की थी मैं। और ये आपने पढ़ी थी कहीं? ये मुझे घर में सिखाई थी, ऐसे जैसे बच्चों को छोटी छोटी, ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोती है। जी बिल्कुल वैसे वाला। तो मैं जाके स्टेज पे सुनाई, मुझे लगा मेरा कर्तव्य है, अगर स्टेज है तो मुझे जाना पड़ेगा। तो ऐसे मेरे बहुत सारे किस्से हैं। तो मेरे पापा का नाटक देखने एक बार मैं गई थी, माँ लेकर गई थी, तब मैं ऐसे ही 4 साल की थी, 5 साल की थी, और मैं बहुत रो रही थी कि मुझे स्टेज पर जाना है। अब चालू नाटक में तो बीच में नहीं रोक सकते, तो शो खत्म होने के बाद मेरे डैड मुझे स्टेज पर ले गए। सारी ऑडियंस जा चुकी थी, सेट निकाल रहे थे, और मुझे स्टेज पर रखा। उसने कहा चलो करो नाटक। तो मैंने अपेरेंटली उनसे पूछा ऑडियंस कहाँ है तो ये सब मुझे सुनाया जाता है कि हालांकि इसके बारे में हम आगे किसी भाग में बात करेंगे, लेकिन स्टेज मुझे बिल्कुल घर जैसा लगता है। स्कूल में ऐसा हुआ कि आपने खूब हाँ, तो मेरी जो ठाकुर स्कूल है उसमें एक हमारी रजनी जैन नाम की टीचर थी। रजनी मिस, अगर आप ये देख रही हैं तो मुझे आप बहुत याद आती हैं। रजनी मिस ने सबसे पहले हमारे स्कूल में नृत्य नाटिका, यानी ऐसा एक नाटक जिसमें गाना भी है, नृत्य भी है और नाटक भी है, ये एक फॉर्मेट शुरू किया। तो हमने 3 साल लगातार अलग अलग विषयों पर एक नृत्य नाटिका की, जिसमें ऑफ कोर्स
मैं फीचर करती थी, बिकॉज गाने, नाचने और अभिनय करने वाली लड़कियां कम थी। तो उसमें मैंने बहुत रिहर्सल की, और मैं रिहर्सल में जितना, तो मैं कैमरा के सामने, हालांकि वो मेरा प्रोफेशन है और मुझे अच्छा भी लगता है कैमरा के सामने काम करना, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा अपनी एलिमेंट में तब होती हूँ जब 1000 आंखें मुझे देख रही होती है। तो ये बहुत ही अजीब सा कॉन्फिडेंस और शाइनेस का चक्कर है। क्लोज्ड कमरे में जहाँ सिर्फ 3-4 लोग हैं, जहाँ कैमरा सामने है, वहाँ शायद मैं कॉन्शियस हो जाऊँ, लेकिन मैं स्टेज पे कॉन्शियस नहीं होती जब सारी रोशनी मुझ पर होती है और 1000 ट्विंकलिंग आंखें मुझे देख रही होती है। क्योंकि ये कई लोग पूछते भी हैं कि कैमरा कॉन्फिडेंस कैसे आए, या लोगों के सामने बात करने का। कैमरा का कॉन्फिडेंस अब शायद मुझे प्रैक्टिस से आ गया है, बिकॉज मैं 20 से 1 साल से ये कर रही हूँ, तो अब मुझे वो नर्वसनेस नहीं होती। ऑफ कोर्स एक नया कैरेक्टर, उसको निभाने का चैलेंज, ये सारी अलग चीज़ें हैं, लेकिन पब्लिक के सामने परफॉर्म करना, लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना, ये मुझे हमेशा थ्रिलिंग ही लगता है, नर्वस करने वाला या चैलेंजिंग है। और वो बिल्कुल स्कूल के दिनों से चल रहा है। तो मैं भरतनाट्यम सीखती थी बचपन में, कई साल मैंने भरतनाट्यम सीखा है। तो क्लासिकल डांस सीखने वाली। आप उस प्रजाति से हैं क्या कि जिनके घर वालों ने उन्हें स्कूल की गर्मियों की छुट्टी में हॉबी क्लास में भेजा है? मैं उसका एक एक्सट्रीम वर्जन हूँ। मेरी माँ शायद चाहती थी कि मैं इस दुनिया की हर कला को सीख लूँ, तो मेरी माँ ने मुझे फैब्रिक पेंटिंग, ग्लास पेंटिंग, कैलीग्राफी, पेपर मैशे, निप पेंटिंग, और कुछ याद आ रहा है वो भी कर लिया होगा मैंने, जरदोजी वर्क, बीड्स का काम, ज्वेलरी बनाना, कुछ क्ले मॉडलिंग कर लेना, पॉटरी क्लास, मतलब जो क्लास पॉसिबल है इस दुनिया में, जो हॉबी क्लास है, वो सब मैं कर चुकी हूँ। वो शायद मुझे घर में देखना नहीं चाहती थी, वो बस मुझे बाहर भेज, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, क्लासेस ही क्लासेस। मेरे केस में ठीक उल्टा था। चूँकि मैं बाहर पढ़ता था, तो गर्मियों की छुट्टियाँ ही वो इकलौता समय था जब मैं अपनी माँ के पास रह पाता था गाँव में, या माँ अगर ननिहाल गई हैं, अपने मायके गई, तो वहाँ पे। और मुझे बहुत मज़ा आने लगा था एक पॉइंट के बाद गाँव में रहना। आपको पता है मेरी हॉबी क्लास क्या थी? मेरी हॉबी क्लास थी, पापा जो पढ़ने के लिए मैगजीन लाए हैं, जिनका एक ढेर बन जाता था, क्योंकि मैं 6 महीने, 1 साल में आपकी छुट्टियाँ हुई जी, तो बड़ा ढेर, इंडिया टुडे मैगजीन हिंदी की। तो तुम बच्चों वाली कॉमिक बुक्स और कहानियाँ नहीं पढ़ते थे? वो गांव में अवेलेबल नहीं थी, शहर तो मुझे जाना ही नहीं था, क्योंकि मैं शहर से ही आया हूँ, तो मेरा हो गया कोटा पूरा शहर का। मौसी के यहाँ कभी जाते थे, माँ जाती थी, तो वहाँ भैया थे, उनके पास सुमन सौरभ मुझे बहुत पसंद थी, क्योंकि उसमें मेरा नाम आता है। सुमन सौरभ, बालहंस, नन्हे सम्राट, ये उनके पास बहुत आती है। तो और कॉमिक्स, चंपक और ये सब तुमने कब पढ़ा? बाद में। अच्छा। हाँ, मतलब ये मेरा सपना है कि मेरे पास सुपर कमांडो ध्रुव का पूरा सेट हो, जिसे मैं पूरा कर सकता हूँ। थी भी, अभी बट गई कुछ। तो वहाँ पे मैं पढ़ता था इंडिया टुडे, और मुझे कख नहीं पता था कुछ, इट्स अ पंजाबी एक्सप्रेशन की, कुछ नहीं पता था। तब यहाँ जनता दल की सरकार थी, और वो सरकार चली गई थी, और मैं कितने साल का हूँ? 8 साल का हूँ। और मैं रामो वामो, राष्ट्रीय मोर्चा वाम मोर्चा का शॉर्ट फॉर्म था, रामो वामो पढ़ रहा हूँ। ये सब चीज़ें कुछ समझ नहीं आ रही, पर मैं, क्या पढ़ोगे आप? ये सब पढ़ना शुरू कर दिया, फिर कहानियाँ पढ़नी शुरू कर दी पूरे दिन। और 2-4 साल के बाद ये हुआ कि मेरे पिताजी को एक आध बार मुझ पर खींचना पड़ा। वो नई इंडिया टुडे लेके आए, उन्होंने रात में पढ़ी, सुबह फिर वो चले गए शहर, पूरी नहीं पढ़ी। अब मेरे हाथ लग गई वो, मैंने पढ़ डाली और पढ़ के कहीं छोड़ दी। तो फिर ये हो गया कि पढ़ रहे हो वो ठीक है, पर मेरे सिरहाने जहाँ वो सोते थे, सिरहाने से नहीं हटनी चाहिए जब शाम को। तो मेरी हॉबी क्लास थी ये पॉलिटिकल मैगजीन्स पढ़ना। पूरा आप समझिए कि 1998-2000 तक यही एक प्रक्रिया रही कि आप गर्मी की छुट्टी में घर आओ, गांव में रहो, बाहर आप खेलने ज़्यादा जा नहीं सकते हैं, और धूप भी है। मई जून में आप आते थे, आंगन तच रहा है तो आप बाहर नहीं खेल सकते। एक बड़ा भाई है जिसका थोड़ी देर खेले, या फिर झगड़ा हो गया, कुछ हो गया तो अब आप क्या करोगे? ठीक, एक चाचा का बेटा भी साथ रहता था, उससे भी थोड़ी देर खेल लिए, फिर झगड़ा हो गया। और दोपहर में क्या करोगे? दोपहर में तो कुछ नहीं खेल सकते ना, लाइट है नहीं। तो है कि आप पढ़ते रहो, एक मैगजीन, दूसरी मैगजीन, तीसरी मैगजीन, और वो बड़ा काम आया बाद में। मतलब वो, बताइए आपके कॉलेज के बारे में। मेरा पहला कॉलेज था डीवी कॉलेज उरई, और वहाँ पे
एक्चुअली वो इकलौते बरस हैं जब मैं पूरे होशो हवास में उरई में रहा। तो और पिताजी एक दूसरे कॉलेज में प्रोफेसर थे, तो सारे प्रोफेसर आपके फादर को जानते हैं, तो आपके पास बदमाशियों की गुंजाइश कम है। अरे तुम रवि के बेटे हो ना? जी जी। तो वो चक्कर रहा। हम जब थे कॉलेज में 2001 से 2004 के बीच, तो एक अखिल भारतीय सपना होता था कॉलेज में पढ़ने वाले हर लड़के लड़की का, ग्रेजुएशन करो, बीएड करो, फिर यूपी सरकार विशिष्ट बीटीसी भर्ती निकालेगी जिसमें बीएड वाले की मेरिट बनेगी। 10th 12th ग्रेजुएशन में अच्छे नंबर हो तो वो मेरिट में जुड़ेंगे और प्लस बीएड के नंबर, और अगर आपने एनसीसी किया है तो और नंबर। तो मैंने एनसीसी भी ज्वाइन कर लिया, तो मैं एक एनसीसी कैडेट भी हूँ, सीनियर अंडर अफसर रहा, नेशनल कैंप्स में गया। स्पोर्ट्स में हो तो और एक्स्ट्रा नंबर। तो मैं कबड्डी का बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का कैप्टन रहा हूँ 2003-04 के सेशन में। हम लोग खेलने गए बाहर, पहले इंटर कॉलेज फिर इंटर यूनिवर्सिटी। रीडर था। स्कूल में कभी नहीं रहा अपनी टीम में, पर कॉलेज में थोड़ा बिल्ड ठीक हो गई थी और वापस से रियाज किया, वो सब किया। और कॉलेज में तो कितने लोग कबड्डी खेलते हैं वाला मामला था। जो स्कूल से खेलते आए वो सब अपने अपने पेशे में लग गए थे। तो मेरे दिमाग में कभी ये नहीं था कि मुझे प्राइमरी का शिक्षक बनना है जाके, मतलब इट्स अ ग्रेट जॉब। मैं अपने आप को वहाँ नहीं देखता था। तो उरई में कॉलेज करने के दौरान मुझे लगा कि आई डू नॉट बिलोंग हियर, आई लव दिस प्लेस बट मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, मुझे बहुत प्यार है उरई से, पर मैं उरई में रहने के लिए नहीं बना हूँ। वो वैसा वाला था। तो वो 3 साल बड़ी उथल पुथल के साल, वो जो होते हैं ना कि पापा तुम्हारे दिलीप कुमार हैं और तुम ममता बच्चन हो, वो वाला जो जनरेशनल कन्फ्लिक्ट कि मम्मी पापा से भी नहीं बन रही, ये सब। तो डीवी कॉलेज में रहते हुए ये सब चीज़ें हुई। वापस से स्टेज पे एक्टिव होना, स्पीच वगैरह और क्विज, इन सब में पार्टिसिपेट करना, एनसीसी, तो वापस से खुलना खिलना शुरू हुआ। जो 11वीं 12वीं में अटक गया था, मेरा स्कूल भी चेंज हुआ था 11वीं 12वीं में। मेरे पिताजी का एक बहुत मेजर एक्सीडेंट भी हुआ था, ब्रेन हेमरेज हुआ था। तो वो 2 साल तो बिल्कुल वैसे ही स्ट्रगल में थे। मैं पढ़ाई में भी बहुत ख़राब हो गया था, मैथ्स में बहुत पुअर हो गया था। उसके बावजूद मेरा बीएससी में दाखिला कराया गया कि नहीं साहब साइंस ही पढ़नी है, क्योंकि ज़िंदगी में आगे सब कुछ साइंस में ही है। करियर वरियर चॉइसेस को लेके बड़ा लिमिटेड बंधा हुआ सा था। तो एक वो डीवी कॉलेज की वो याद है कि धीमे धीमे बैकअप के तौर पे उस ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास टियर 3 सिटी ड्रीम बीएड की तरफ बढ़ना। और जब मैंने अपने पिता से कहा कि बीएड का फॉर्म भरना, तो वो बहुत गुस्सा आए। तो मुझे बुरा लगा, पर मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने अभी मुझ पर उम्मीद नहीं खोई है, क्योंकि मैं 10th तक पढ़ने में बहुत अच्छा था। उसके बाद पढ़ाई में डिप आ गया था और उसी चक्कर में मैं वापस उरई भी आ गया था। जबकि लोग 10+2 के बाद उरई से कानपुर जाते, मेरा रिवर्स माइग्रेशन हो रहा था कि जहाँ मैं छोटे में चला गया था जहाँ से पढ़ने, वापस वहीं आया और मुझे यहाँ से निकलना है। तो जैसे मैंने कहा, सुमन आचार्य जी थे जिन्होंने हिंदी और साहित्य के प्रति प्रेम जगाया। फिर मेरी 2 टीचर थी वहाँ पे। एक डीवी कॉलेज में म्यूज़िक की टीचर थी, डॉक्टर वीना श्रीवास्तव। अनफॉर्चुनेटली शी डाइड इन अ रोड एक्सीडेंट बाद में। तो उनके ज़रिए मुझे पता चला, बहुत स्नेह करती थी बिल्कुल दूसरी माँ की तरह, कि जेएनयू कोई जगह है दिल्ली में और बड़ी कमाल की जगह। उनका बेटा जेएनयू में पढ़ता था, मेरा भाई उसी रिश्ते से, वो अभी प्रोफेसर है जेएनयू में ही। और दूसरी मेरी एक टीचर थी हिंदी की। तो मैं बीएससी में पढ़ता था, पर वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कहीं पढ़ाती थी, तो मैं उनके टच में आ गया। एंड शी वाज सो काइंड। आज मैं बचा हुआ हूँ तो वो उनकी वजह से है। मेरे सबसे वोलेटाइल, सबसे मुश्किल वक्त में उन्होंने मुझे, जब मुझे लग रहा था मैं बंजर हो जाऊंगा, तो मेरे ऊपर स्नेह के छींटे डाले। जब मैं पूरी दुनिया से, पूरे घर से मेरे झगड़े चल रहे हैं, तो उन्होंने मुझे स्नेह दिया, वात्सल्य दिया। ये उरई में थी टीचर जी। और तो उनके फादर भी प्रोफेसर रहे थे, तो सब उनके यहाँ जाते थे, पढ़ते थे, कुछ बातें करते थे, ग्रेजुएशन में थे। और उन्होंने मेरी जेएनयू के एंट्रेंस की तैयारी करवाई। तो उनके एक स्टूडेंट यहाँ पे, वो भी अब प्रोफेसर हैं, रविकांत चंदन नाम है उनका, उनके नोट्स से मैं पढ़ा और मैं जेएनयू में आ गया। तो और जेएनयू में आके तो फिर दुनिया बदल ही गई। मैंने भी साइंस की पढ़ाई की है।
क्या पता पढ़ा नहीं क्यों। आपने? मतलब पहले से इतनी हॉबी क्लासेस में डाल डाल के मेरी माँ को ये तो यकीन हो ही चुका होगा कि ये आर्ट में ही जाएगी, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे एक माहौल होता है ना कि साइंस ही, लाइक यू सेड, सीरियस पढ़ाई तो साइंस ही होती है ना, और क्या होता है, कॉमर्स पढ़ोगे, मतलब ऐसे होता था कि कॉमर्स पढ़ोगी, आर्ट्स, तो उसके टोन से ऐसा लगता था कि नहीं 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 मैं तो साइंस ही पढ़ूंगी। तो साइंस में मतलब ऐसे कभी सोचना ही नहीं पड़ा। वो जो टॉप 10-20 रैंकर्स होते हैं वो साइंस ही पढ़ते हैं, वो और क्या करेंगे, तो साइंस ही लिया। अब मैं सोचती हूँ कि अच्छा ही किया लिया, पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं होती। हाँ ये बात सही है। लेकिन लिटरेचर पढ़ लेती, साइकोलॉजी पढ़ लेती, आई थिंक आई वुड हैव डन बेटर। मेरा बड़ा मलाल है कि अगर मैं 12वीं के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में हिंदू, हंसराज, रामजस हिंदू यहाँ पे आया होता और ग्रेजुएशन किया होता तो थिएटर करता, ये करता, वो करता। पर ठीक है, वो हो रही है फॉर्मेटिव ईयर्स, अब मेरे और चीज़ों में, स्क्रिप्टिंग में, बहुत चीज़ों में काम आ रहे हैं। मैंने प्रोफेशनली काम ही करना शुरू कर दिया कॉलेज के दिनों में। क्यों, ये मेरी नींबू चाय है, इसमें वो गोली है हाजमोला वाली गोली, ये सीक्रेट है। काली नींबू वाली चाय में एक हाजमोले की गोली डाल दो, टेस्ट आ जाता है। अरे हाजमोले की डाबर वालों को इसका बिल भेज देंगे, प्रचार हो गया उनका। हमने बचपन में जो हाजमोले की गोलियां खाई है, चुरा चुरा के खाते थे बर्नी से। और एक दफ़ा मुझे याद है हमें बताया गया था कि हाथ में दिखानी है कितनी ले रहे हो, क्योंकि 4, 6, 5, 10 गोलियां हाजमोले की कौन खाता है, 10 लग जाएंगे, तो ऐसे दिखा कर खानी होती है। तो ऐसे हाथ में हम एक ही रखते थे और मुंह में 4 भरते थे, ऐसे दिखाने जाते थे। और फिर जब और मुंह नहीं खोलना है, ठीक है ठीक है, ऐसे करके चारों बाहर निकाल के एक एक। Horrible, but we used to do it. Anyway, तो कॉलेज। क्या पढ़ाई की बायोटेक में आपने? तो बायोटेक एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। तो इसमें चीज़ बनाना, बियर बनाना, ब्रेड बनाना, विस्की फर्मेंटेशन जो प्रक्रिया होती है, आई एम ऑलरेडी लाइकिंग दिस सब्जेक्ट। वहाँ से लेकर वाइन भी? वाइन भी, टकीला भी? हाँ वो डिस्टिलेशन होता है। जिस उसमें चीज़ बायोटेक इन्वॉल्व नहीं है टकीला में? है मतलब हर बायोटेक, मेरा हर दिल चीज़ तोड़ में, दिया ये कह के कि हर नहीं। चीज़ में बायोटेक इन्वॉल्व है। आपके शरीर में जो इम्प्लांट्स लगते हैं वहाँ से लेकर के हर तरह के जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज़, फोरेंसिक साइंसेस, नई, because there's so much new invention, there's a lot of patenting and IPR involved, so law, clinical research एक बहुत बड़ा हिस्सा है, so statistics। तो हमने इतनी वेरीड चीज़ों की पढ़ाई की है, एम्ब्रायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बेसिक फार्माकोलॉजी, मतलब दवाई का शास्त्र, आपके शरीर में जब एक दवाई जाती है तो वो किस तरह से असर करती है, इसकी पढ़ाई, मेडिसिन की पढ़ाई। तो हम ऐसे इतनी सारी अलग अलग बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस में बट जाते हैं ना कि एट द एंड ऑफ इट हमने क्या पढ़ा है तो मुझे याद ही नहीं है अब मैंने क्या पढ़ा, इतना कुछ पढ़ा है। तो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड फील्ड नहीं है बायोटेक्नोलॉजी एज अ ग्रेजुएशन फील्ड, क्योंकि आखिर तक आप आते आते आपका जो मेजर सब्जेक्ट है उसमें आप इतनी वेरीड चीज़ें पढ़ते हैं। और मज़ा आता था आपको पढ़ने में? मुझे बहुत मज़ा आता था, लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग आपको पता है। तो खूब मेरी मस्ती की कॉलेज में? मस्ती तो मैंने ऑलमोस्ट नहीं की, क्योंकि मैं काम करने लगी थी कॉलेज में। कॉलेज पहुँचते पहुँचते मैंने प्रोफेशनली एक्टिंग करनी शुरू कर दी थी। तो तारे ज़मीन पर ये इस फिल्म का शूट मेरे 2nd ईयर कॉलेज के दौरान ही हुआ, जिसमें आप टीचर बनी थी? जिसमें मैं टीचर बनी थी। क्या नाम था आपके किरदार का? ज़बीन, जो वो आमिर खान के साथ एक टीचर दिखती है। जी। तो मैं वैनिटी वैन में मेरे जर्नल्स कंप्लीट करते हुए कई बार पाई गई हूँ। तो मेरे एडीज़ और मेरे डायरेक्टर्स को ऐसा लगता था कि ये मतलब ये पढ़ाई करने वाली एक्टर कौन है। तो एक बार आमिर खान मेरी वैनिटी वैन में आकर कोई लाइनें रिहर्स कर रहे थे, तो उन्होंने मेरी फैली हुई किताबें देखी और उन्होंने 1 सेकंड के लिए उनको देखकर पूछा, हाउ ओल्ड आर यू? तो मैंने कहा मैं 19 ईयर्स की हूँ। तो वो थोड़े चुप से हो गए थे, फिर उन्होंने उस बात को झटक दिया, खैर लाइनें करते हैं। उन्हें लगा ये इतनी छोटी बच्ची है। तो मैं तब 19 साल की थी, मैं 2nd ईयर कॉलेज में थी, काम कर रही थी साथ में। तो मैं प्रैक्टिकल्स अटेंड करके फिर शूट करने चली जाती थी, रात में शोज और शूट खत्म करके फिर सुबह प्रैक्टिकल्स अटेंड करना। तो ये आपका सब बड़ा मैंने ऐसे स्टार स्टेटस रहता होगा कॉलेज में या स्कूल में भी, कभी ऐसा रहा? समहाउ नहीं। आई थिंक अब एंटरटेनमेंट में काम करने वाले लोगों को ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। मुझे काफ़ी सिंगल्ड आउट लगता था। स्कूल में कभी काम किया? हाँ, स्कूल में तो मैंने बहुत एड्स में काम किया, तो मुझे चिढ़ाया जाता था, सैवलॉन गर्ल, क्योंकि मैंने सैवलॉन की 3 एड्स की थी तब।
तो वो बहुत चलती थी टीवी पे। तो मतलब अरे वाह सैवलॉन गर्ल, ऐसे कभी नहीं था, सैवलॉन गर्ल ऐसे था। आई डोंट नो व्हाई, पर मुझे बहुत सिंगल्ड आउट और अच्छा नहीं लगता था। मैं मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता था कि सब मुझे जाने, या तो वो 1-2 एड्स करने के बाद मैंने फिर एड्स स्कूल में बहुत ज़्यादा, 1-2 नहीं एक्चुअली ज़्यादा की, उसके बाद नहीं की। मुझे काम करने में मज़ा ज़रूर आता था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता था स्कूल में। और कॉलेज में जैसे आपकी तारीफ ज़मीन पर कर रही थी साथ में कॉलेज में भी मैनेज कैसे करते होंगे? आई डोंट नो, मुझे एक्चुअली याद ही नहीं है कि मैंने ये कैसे मैनेज किया होगा। मैंने बहुत काम किया है कॉलेज के दौरान, फिल्में शूट की हैं। मैं गुजराती थिएटर करती थी। गुजराती थिएटर के उस ज़माने में आई कैन रीड एंड राइट गुजराती। उस ज़माने में गुजराती थिएटर के महीने के 35 शो होते थे। मतलब कभी कभी दिन के 3 या 2 अलग अलग वेन्यूज़ पे। तो हम ट्रैवल और फिर शो करना, फिर ट्रैवल और फिर शो करना विद इन मुंबई। पर ये मैंने बहुत बार किया है। परेश रावल जी से आप तभी मिले थे? परेश रावल के साथ मैंने तभी नाटक किया था, डियर फादर नाम का। डियर फादर वॉज मच लेटर, कॉलेज के दौरान नहीं। कॉलेज के दौरान मैंने 2-3 अलग नाटक किए। एक अनोखी ओरखांड नाम का नाटक था, एक कमाल पटेल वर्सेस धमाल पटेल नाम का। तो गुजराती कैसे सीखी आपने? मैं कांदिवली में रहती हूँ, तो कांदिवली में रहने वाले सबको पता है कि वहाँ पे बहुत गुजराती पॉपुलेशन है। तो मेरी सारी फ्रेंड्स गुजराती थी। तो मैं मजाक से कहती हूँ कि मारा लोई में सेव टमेटा है, मतलब मेरे खून में सेव टमेटा की भाजी है। और ये बात आपने गुजराती में कही? हाँ साहब। तो सेव टमेटा एक बहुत ही हिंदी, इंग्लिश, डिश मराठी है। एंड गुजराती? जी, आई कैन स्पीक हिंदी, इंग्लिश, मराठी एंड गुजराती। आई कैन अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट ऑफ कन्नड़ा ऑल्सो, क्योंकि मैंने इसमें एक फिल्म की है। दिस वॉज ऑल्सो ड्यूरिंग कॉलेज। वो भी फिल्म मैंने कॉलेज के दौरान कर दी। आउटडोर शूट करती थी कॉलेज में। पता नहीं, मेरे रियूनियन पे ना एक बहुत ही अच्छे भले दिखने वाले इंसान आके मुझसे मिले। उन्होंने मुझसे बात की, फिर कहा कि अच्छा लगता है तुम्हें स्क्रीन पर देखकर, ऐसी तरक्की करते रहो बेटा। तो क्लियरली लगा कि प्रोफेसर ही होंगे, मतलब रियूनियन पे और कौन होगा। तो वो चले गए बात करके। फिर मैंने अपनी दोस्त से पूछा कि ये कौन थे, तो कहती अपने केमिस्ट्री के टीचर है, तुझे याद नहीं? मैं उनकी एक लेक्चर नहीं बैठी। So you don't have any बहुत ज़्यादा कॉलेज मेमोरीज? तो आई यूज्ड टू अटेंड ऑल माई इम्पोर्टेंट लेक्चर्स, क्योंकि ये तो करना ही पड़ेगा वाले जो लेक्चर्स जैसा होते लगता थे। था ठाकुर कॉलेज में? जी बिल्कुल। तो मेरी एक पैरेलली एक बहुत बड़ी और अलग दुनिया खुल गई थी, जो कॉलेज के साथ साथ थी। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कॉलेज में भी इस बात का एक्सेप्टेंस बहुत कम था, क्योंकि मुझे कुछ और हालात के चलते, मेरे काम के चलते कुछ कंसेशंस मिल जाते थे। जैसे अटेंडेंस पे इतना मेरे जोर नहीं दिया जाता था कॉलेज की तरफ से, या मेरे सबमिशंस अगर कुछ थोड़े से लेट हो जाए तो मेरी टीचर्स मुझे अलाउ कर देती थी। अगर मैं आउटडोर शूट कर रही हूँ तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ, आकर मैंने सबमिशंस किए। तो मेरे फ्रेंड्स को ये अच्छा तो नहीं लगता था। ये अटेंडेंस का ऐसा मसला है जिसने मेरी प्रेम कहानी में, आई मेट माई वाइफ ड्यूरिंग कॉलेज इन IMC। जी। तो वहाँ पे अटेंडेंस पे बड़ा जोर होता है, 70-80% शायद होनी चाहिए। तो गुंजन की अटेंडेंस नहीं थी उतनी, अपना घूमती फिरती रहती थी ये सब। तो वो जो अटेंडेंस वाला फाइनल काम करते थे चावला सर, अब शायद वो रिटायर हो गए हैं। तो उनके पास मैं गया, बिल्कुल मैंने कहा सर आपकी बहू है थोड़ा ध्यान दीजिए कुछ। हाँ बेटा ठीक है। और मैं वहाँ पे जैसे स्कूल में था ना, तो वापस से फर्स्ट आना शुरू हो गया था मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई करते हुए। तो JNU से पढ़ के फिर IMC गया था, फिर JNU में आके MPhil किया। तो चूँकि फर्स्ट आ गया था पहले सेमेस्टर में, दूसरे में भी लग रहा था फर्स्ट आ जाऊँगा। और वो PTI का एक अवार्ड मिलता था, तो उस पर मेरी नज़र थी। उसमें कैश प्राइज़ भी होता था कुछ 10,000 15,000 टाइप से तब। तो मैंने उनसे कहा, तुमने अटेंडेंस बोला ना? मैंने सर। तो और उसके सामने मेरी कुछ दिन सामने, अरे मेरी अटेंडेंस वाला इसने सब रिजॉल्व करवा दिया था। अपन एकदम बस क्या ये, मतलब कॉलेज में पढ़ाई वढ़ाई ठीक है, पर ये प्रेम और प्रेम में जो लोग आपकी मदद करते हैं ना, आप उनकी ताजिंदगी ऐसे एहसानमंद रहते हो। वो कैंटीन वाले भैया जो जैसे आप आओ तो अरे सर आए हैं जरा जाके देखो राजू, तो जाके एकदम बिल्कुल बढ़िया से। तो वो लगना चाहिए ना गर्लफ्रेंड को, भाई लड़के का टॉर है थोड़ा सा भोकाल है। तो मुझे इस अटेंडेंस से याद आया, हमारे एक प्रोफेसर थे फिजिक्स के, जब मैं जूनियर कॉलेज में थी। 10वीं 11वीं को महाराष्ट्र में जूनियर कॉलेज कहा जाता है, यहाँ पे स्कूल ही होती है। हाँ जी। तो एक दिन वो क्लास में आए और उन्होंने हमसे पूछा व्हाट आर बेब्स। व्हाट आर बेब्स? जी। तो
हम ऐसे ही रह गए कि ये सर को क्या हो गया है। और फिर वो किसी और को देखकर बोले, किसी बच्चे को देखकर, तुम बताओ व्हाट आर बेब्स। तो वो भी चुप हो गया। फिर उन्होंने किसी लड़की को देखकर कहा व्हाट आर बेब्स। और हम सब देख ही रहे थे उनके कि मतलब ये वो वेब्स पूछ रहे थे क्या? जी और बोल बेब्स रहे थे। जी। हे बेबी। फिर वो पलटे Don't और उन्होंने make my- कहा 2 तरह के होते हैं बेब्स, ट्रांजिशनल बेब्स और लॉन्जिट्यूडनल बेब्स। तब हमारे दिमाग में तारे चमके, हमने कहा ओ ये वेव्स की बात कर रहे हैं। तो ये टीचर हमारे अटेंडेंस हेड थे। तो अटेंडेंस को लेकर के सारी जो, जैसे आपके चावला सर थे हाँ जी, वैसे ही हमारे सर थे, उनका नाम मैं नहीं बताऊंगी। बेब्स। बेब्स। टीचरों के नाम रखे जाते थे? टीचरों के नाम रखे जाते थे। ये जो हमारे सर थे, इन्होंने उन सारे डिफॉल्टर्स की एक मीटिंग बुलाई जिनका अटेंडेंस लो था, पेरेंट्स के साथ। और सारे पेरेंट्स के साथ बच्चे इकट्ठे हुए बड़े से कॉन्फ्रेंस हॉल में, सबकी वाट लगी है क्योंकि जाहिर सी बात है घर से बुलावा आया है, तो पेरेंट्स ने डांट वाट के ही बच्चों को वहाँ लाया था। 11th-12th के बेचारे जस्ट स्कूल से निकले हुए बच्चे, अच्छा तुम्हारे पर निकल आया, अब तुम्हारे सींग आ गए हैं, ये सब बातें घर पे हुई होंगी। अब वो बच्चे उस कॉन्फ्रेंस हॉल में भीगी बिल्ली बनकर बैठे, उनके पेरेंट्स भी साथ बैठे, माहौल बिल्कुल गंभीर है। सर स्टेज पर चल के आते हैं, पोडियम के सामने खड़े होते हैं और बहुत ही गंभीर माहौल में माइक के बगल में हाथ यूँ पटक कर, झुक कर माइक में कहते हैं, सो व्हाट इज टू बी डू। व्हाट इज टू बी डू सुनने के बाद द होल कॉन्फ्रेंस हॉल स्टार्टेड लाफिंग और वो सारा माहौल ही डिफ्यूज हो गया। तो ये ऐसे हमारे अटेंडेंस इंचार्ज, व्हाट इज टू बी डू। हरियाणवी कोई टीचर कहता डट जाओ लड़कियां, लड़कियों डट जाओ। इंटरेस्टिंग। JNU, let's talk about JNU. जिस जगह ने हमें बनाया, JNU। So best thing about JNU is कि JNU में आपका रोला इस बात से नहीं कि आपने घड़ी कौन सी पहनी है, आपके कपड़े किस ब्रांड के हैं, आपके पापा कौन, तुमको क्या आता है, तुमने पढ़ा क्या है, तुम बातें कैसी करते हो, तुम्हारे रेफरेंसेस क्या हैं। जैसे अभी जामिया में प्रोफेसर हैं, हमारे सीनियर थे अरविंद सर, ब्रह्मपुत्रा में मिले थे मुझे, ब्रह्मपुत्रा हॉस्टल का नाम है, वहाँ से PhD स्कॉलर जाते हैं। तो अगर आपने ब्रह्मपुत्रा हॉस्टल के बाहर की चाय की दुकानों पे बैठ के बाबागिरी कर ली, मतलब वहाँ बैठे आप बोल रहे हो 10 लोग सुन रहे हैं, इसका मतलब बाबा मतलब वहाँ फैंटम आदमी। हाँ, तो ये सारे सीनियर बैठा करते थे, हम तो MPhil में थे, ये लोग PhD वगैरह में थे। अद्भुत ज्ञान। वो गेल ऑम्वेट के हवाले से बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, फिर किसी हो सकता है फ्रेंच फिल्म की बात करने लगे, फिर हो सकता है वो भोजपुरी के किसी गाने की बात करने लगे, फिर वो तमिलनाडु, वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी थे तो वो आईसा की पॉलिटिक्स करते थे। तो ये लोग जितने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिव थे, कार्डर थे, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं था, पर ये जो लोग थे इनके फिर ग्रुप और बड़े हो जाते थे क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग जगहों के लोग हैं और उनके साथ आप क्लोजली काम कर रहे हो। अगर कोई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कर रहा है तो उसका कोई एक महाराष्ट्र का दोस्त हो जाएगा, एक वैसा, तो उनको और ज़्यादा एक्सपोजर मिलता था क्योंकि वो कार्डर थे, एक्टिविस्ट थे और जो बातें करते थे वो अद्भुत होती थी। JNU जाते ही आपको जो पहली चीज़ समझ में आती है वो ये है कि बॉस पढ़ाई करो, पढ़ाई करने पे ही इज्जत मिलेगी, यहाँ बाकी किसी बात की कोई टौर नहीं है। और वहाँ पढ़ाई का सिस्टम भी ऐसा है कि आपको अपने सेमिनार पेपर लिखने होते हैं, प्रेजेंट करने होते हैं, डिफेंड करने होते हैं, एवरी सेमेस्टर एवरी सब्जेक्ट, दिस इज मैंडेटरी। तो आपने पेपर लिखा, अब आप पढ़ रहे हो पोडियम पे जाके और सामने आपके क्लासमेट्स बैठे हैं और कोई आ गया तो वो भी, एंड नाउ दे आर आस्किंग यू क्वेश्चंस एंड टीचर इज ऑल्सो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है जो JNU आपको सिखाता है। दूसरी चीज़ समझ में आई मुझे, और मैं BSc करके हिंदी लिटरेचर में गया था, तो मैंने ग्रेजुएशन में हिंदी नहीं पढ़ी थी, तो कि मेरा घर कहाँ है, तो एक तो मेरा घर हो गया JNU, आपका बेड, आपका कमरा, कमरे का एक नंबर। तो पहले भी हॉस्टल्स में रहा, पर वो ऐसे डॉम टाइप के होते थे, यहाँ आपका एक नंबर था 105 लोहित हॉस्टल, ऐसे, फिर 105 राइट विंग लोहित हॉस्टल। तो वो बाद में कन्वर्ट हो गया, तो अब मैं वो रूम कभी नहीं देख सकता क्योंकि अब वो गर्ल्स विंग बन गई है। जो राइट लेफ्ट ऐसे विंग होती थी, तो हॉस्टल की लेफ्ट विंग थी, तो JNU की, हाँ, लोहित की लेफ्ट विंग। तो मैं लाइब्रेरी गया और
जेएनयू की लाइब्रेरी जेएनयू की सबसे शानदार इमारत है, सबसे ऊंची इमारत लाइब्रेरी है। और मुझे ऐसा लगता है, देखिए मैं पहले एपिसोड में अल्ट्राटेक का जिक्र कर रहा था कि उन्होंने बताया, तो जब भी मैं ऐसे इमारतों की बात करता हूँ तो मुझे वो अल्ट्राटेक के दोस्तों की बताई सीख याद आ जाती है, और वो हमारे इस बातचीत के पार्टनर भी हैं कि जब आप इमारतें बनाते हो, चाहे आप घर बना रहे हो, चाहे आप स्कूल बना रहे हो, अस्पताल बना रहे हो, उसकी बुनियाद में सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, उसकी बुनियाद में एक इरादा है कि ये बिल्डिंग क्या पर्पस सर्व करेगी। हम घर बनाते हैं क्योंकि घर हमें पहचान देता है कि हमने पूछा आपका घर कहाँ है, तो जी मेरा घर फलाने शहर में ढिकाने मोहल्ले में है। वो जो नीला गेट है ना, जिसके ऊपर वो 3 वो फूल लगे वाले पेड़ लगे, वो मेरा घर है। तो घर आपको एक सोशल स्टैंडिंग। पर ये जो पब्लिक वाली चीज़ें हैं, ये क्या देती हैं? ये हज़ारों लाखों लोगों को अपना घर देती है, पर्पस देती है। घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। मतलब मुझे लगता है हर शहर में सबसे बड़ी इमारत लाइब्रेरी होनी चाहिए, सबसे खुला खेल का मैदान होना चाहिए। बॉस्टन में वाइडनर लाइब्रेरी है, ज़मीन के नीचे 10 तल हैं। न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी बहुत कमाल की है। तो जेएनयू की लाइब्रेरी सबसे ऊंची, और एक स्टूडेंट को 6 टिकट मिलते थे। मतलब आप एक बार में 6 किताबें इशू कर सकते हो। और जो शुरू में पढ़ाया जा रहा था वो मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आता था, और ज़्यादा क्लासेस भी नहीं होती, 2 या 3, बहुत ज़्यादा हुई तो 3 क्लासेस दिन की। एमए में एक वो स्वच्छंदता रहती थी। और पहली बार ये था कि नॉवेल पढ़ने पर कोई आपको डांट नहीं सकता है कि नॉवेल क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि आप तो लिटरेचर के स्टूडेंट हो, नॉवेल लिटरेचर है। और मुझे बाकी चीज़ें समझ में नहीं आती थी जो हिंदी में, और पोएटिक्स, ड्रामेटिक्स, ये सब चीज़ें ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था। मेरा था कहानियाँ पढ़नी है, तो मैं जाता था 6 नॉवेल इशू करा के लाता था। ठीक, क्लास जो अटेंड की दोस्तों के साथ घूम घाम के बकर की, रूम में आया और ऐसे क्रॉस लेग करके ऐसे बैठा और नॉवेल पढ़ने शुरू किए। 6 कंप्लीट हुए, फिर गया, और ये हफ्ते में 2 बार हो जाता था कि एकदम दे धड़ाधड़ साहब उपन्यास पढ़वा लो। तो एकदम वो अद्भुत जगह थी। सो लाइब्रेरीज आर माई होम। सो जेएनयू इज़ माई होम। इट गेव मी आइडेंटिटी, इट गेव मी द वर्च्यू वैल्यू कि बेटा पढ़ाई करो और उसके बारे में बात करो, पूरी ह्यूमिलिटी के साथ करो। क्योंकि आप ढाबे पे बहस कर रहे हो, आपको नहीं पता कि 4 ऐसे पत्थर पड़े हुए हैं शिलाखंड, उस पर बैठे आप गप्पे मार रहे हो। आपको नहीं पता कि बगल में जो 4 शिलाखंड बैठे हैं उसमें कौन बाबा आदमी बैठा हुआ है। हो सकता है वो पोस्ट डॉक कर रहा हो उस सब्जेक्ट पे, और वो आके आपको करेक्ट कर दे या 4 चीज़ें जोड़ दे। तो आपको जेएनयू में हमेशा इस बात की गुंजाइश नहीं होती कि यार मुझे करेक्ट किया जा सकता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि किसी भी चीज़ के साथ ईश्वर, आस्था, परिवार क्रिटिकली इंगेज किया जा सकता है। यूनिवर्सिटीज़ का जो सबसे बड़ा ध्येय वो यही होना चाहिए कि क्रिटिकली एक्टिव माइंड प्रिपेयर करें, जो किसी भी क्वेश्चन को तार्किक ढंग से पूछ सकें। कि ये नहीं अरे साहब इस पे सवाल नहीं पूछना, उस पर नहीं पूछना, हर चीज़ पे आप प्रश्नाकुलता ही हमें यहाँ तक लेके आए। तो जेएनयू ने वो सिखाया। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट वाज कि जेएनयू में बहुत ही इंटरेस्टिंग इंक्लूसिव किस्म का एक रिजर्वेशन सिस्टम है, जिसका मुझे भी फ़ायदा मिला। मैं बाय बर्थ जनरल कैटेगरी का व्यक्ति हूँ। देश के प्रचलित नियमों के हिसाब से अब जाके हुआ है कि ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन मिलता है, कुछ एक जॉब्स में महिलाओं को भी मिलता है। जेएनयू का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिस्टम ये है कि अगर आप लड़की हो, आप किसी भी सोशल कैटेगरी से आती हो, तो आपको कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, ताकि क्योंकि उनको पता है कि देश में लड़कों के मुकाबले लड़कियों की शैक्षणिक स्थिति कैसी है। दूसरा, जो देश के पिछड़े ज़िलों से पढ़ के आए हैं, तो वो ऐसे 2 कैटेगरी बन रखी थी, क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट 1 और 2। तो जो अति पिछड़े ज़िलों से, मान लीजिए कोई कालाहांडी से पढ़ के आया है, अति पिछड़ा है, और वहाँ से ग्रेजुएशन करके जीने, तो उसको 5 पॉइंट्स मिलते थे। आप किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आप लड़की हो और कालाहांडी से पढ़ के आए तो आपको जो लड़की के 3 या 5 जो भी पॉइंट मुझे पता नहीं, तो वो प्लस वहाँ के। अगर आप इन दोनों के साथ साथ आदिवासी समाज से हैं तो वो और पॉइंट्स। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सिस्टम था। तो मेरा ग्रेजुएशन उरई से था, जो कि पिछड़े ज़िले में आता है, बुंदेलखंड के। तो मुझे 3 वो पॉइंट्स मिले। कई लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि आप आरक्षण के बारे में क्या सोचते हैं। मैं इस तरह के इंक्लूसिव रिजर्वेशन का बहुत हिमायती हूँ। हैविंग सेड दैट, मुझे ऐसा लगता है कि रिजर्वेशन के पैरामीटर्स बढ़ाए जाने चाहिए, है ना। जैसे इसीलिए मैंने जेएनयू का उदाहरण दिया कि वहाँ पे लड़की होना
आपको एक वो आपके लिए अफर्मेटिव एक्शन की ज़रूरत है। तो आर्थिक स्थिति अगर कमज़ोर है, हमारे घर में कुछ ऐसे आर्थिक हालात हो गए, मुश्किलें आई बहुत आर्थिक रूप से, तो जो हमने बचपन में लंबरदारी वाली समृद्धि देखी थी, तो हम उस मोड़ पे पहुंच गए थे कि साहब बस खेत ना बिके, है ना। तो यहाँ पे मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप मिलती है। क्यों कोई ऐसे जेन्यू क्वेश्चन करता है, और वहाँ हर तरह के लोग हैं, वहाँ एक्सट्रीम लेफ्ट वाले लोग, एक्सट्रीम राइट वाले लोग, सोशलिस्ट लोग, फ्री थिंकर, सब तरह के लोग हैं। बाहर से लोगों को लगता है, क्योंकि ज़्यादातर टीचर्स, जब ये यूनिवर्सिटी बनी, इंदिरा गांधी ने बनाई अपने फादर के नाम पे, और तब लेफ्ट पार्टियों का उनको सपोर्ट भी हासिल था जी। और देश का एक बड़ा जो मार्क्सिस्ट इंटेलेक्चुअल क्लास था वो वहाँ पे एम्प्लॉय हुआ, प्रोफेसर्स बने, वो अपनी अपनी फील्ड की हस्तियाँ भी थे पर घोषित रूप से मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी वाले थे। उसकी वजह से एक बड़ा वर्ग जेएनयू में हमेशा उस विचारधारा से प्रभावित होकर रहा। हाँ, लेफ्ट लीनिंग रहा, पर एवरीबडी इज फ्रॉम लेफ्ट नहीं था। जैसे निर्मला सीतारामन वित्त मंत्री हैं, जेएनयू की पढ़ी हुई हैं। एस जयशंकर जेएनयू के पढ़े हुए हैं, मतलब उनकी कोई लीनिंग नहीं, वो तो स्कॉलर के बेटे थे, आए पढ़े, फिर आगे बढ़ के फिर IAFS में सिलेक्ट हो गए। तो हर तरह के आपको लोग मिलते हैं जेएनयू में। और ये जेएनयू का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सबक था कि आपके लिए प्लूरैलिटी सिर्फ एक नारा नहीं है, आपको वो दिख रहा है। आपको नहीं पता आपका रूममेट कौन होगा, हो सकता है आपका रूममेट लाइफ साइंस का कोई साइंटिस्ट हो जो दक्षिण भारत के किसी राज्य से है। नाउ यू विल इंटरेक्ट, आप एक दूसरे के फेथ के बारे में जानेंगे। वो ईसाई हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, हिंदू हो सकता है, किसी भी जातीय समुदाय का हो सकता है, भाषा अलग है। सो यू लर्न अ लॉट फ्रॉम ईच अदर। जेंडर के लेवल पर बहुत इंक्लूसिव है। दिल्ली को कहा जाता है लड़कियों के लिए बहुत अनसेफ है। अगर दिल्ली में लड़कियों के लिए कोई सबसे सुरक्षित जगह है तो वो जेएनयू है। रात में 2 बजे भी अगर कैंपस में कोई लड़की घूम रही है तो हिम्मत नहीं किसी की कैट कॉलिंग कर दे, कुछ कर दे, सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत इंक्लूसिव इस मामले। तो ये सब चीज़ें जो हमारे अंदर का तोड़ना और जोड़ना है वैचारिक रूप से। तो मेरे विद्यालय ने मुझे संस्कृति इन सब की सीख दी, पर मेरे फेथ को, मेरे नोशंस को, वैल्यूज़ को चैलेंज नहीं किया बहुत क्रिटिकली स्कूल टाइम तक, कि अच्छा परिवार में ऐसा ही हो रहा है कि हाँ ये करेंगे, जेंडर के रोल ऐसे ही होते हैं, ये ऐसे ही होना चाहिए, वो नहीं। जेएनयू आके आपको शेकअप कर देता है आपके पूरे बिलीफ सिस्टम को। तो आप उसमें फिर सार को गहरे थोता दे कि किसी भी चीज़ को आप क्रिटिकली एंगेज कर सकते। तो वो एक बड़ी कमाल की चीज़ रही जेएनयू के बारे में। और फिर मैं IMC गया। IMC मुझे जर्नलिज्म की डिग्री मिली और मेरी फ्यूचर वाइफ मिली। तो IMC का मैं बड़ा इस मामले में शुक्रगुजार रहता हूँ। एक बड़े संस्थान का ठप्पा लग जाए तो आपने जो प्रोफेशन चुना है, तब तक मेरे जहन में था मुझे पत्रकार बनना है, तो उससे बड़ी मदद मिलती है कि अच्छा वो भी IMC पढ़े हैं, ये भी पढ़े हैं, तो बड़ा एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग लगता है। आपने जैसे एक्टिंग की, तो आपको कभी नहीं लगा कि मैं एक्टिंग स्कूल में जाऊँ? एक्टिंग करने का डिसीजन ऐसे बाय द वे होता चला गया। मैं पढ़ाई के साथ साथ एक्टिंग कर रही थी, लेकिन मुझे ये कभी नहीं लगा था कि मैं इसको प्रोफेशनली करूँगी आगे चल के। तो मुझे सच में ऐसा नहीं लगा था कि मैं इवेंचुअली एक्टिंग करूँगी। कुछ हालात ऐसे बन गए कि मैंने प्रोफेशनली इसको करना शुरू कर दिया, और फिर ग्रेजुएशन के ख़त्म होने तक मुझे काफ़ी काम मिलने लगा था। तो फिर वो, और अब एक बार छोड़ देते हो पढ़ाई, फिर उस पर वापस जाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे व्यक्ति मिले हों आपको जो इंस्टीट्यूशन जैसे लगे हों आपको कि इनसे सीखा? मैंने समर टाइम पृथ्वी थिएटर, जो जुहू का, मुंबई का एक बहुत मशहूर, मेरी बहुत फेवरेट जगह है, थिएटर है। वहाँ पर समर टाइम में, मतलब गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों के लिए वर्कशॉप्स होते हैं। इनका नाम ही समर टाइम एट पृथ्वी है। मैं जब 10th स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम के बाद वाला जो मेरा वेकेशन था, कॉलेज के पहले वाला, उस दौरान मैं एक यंग अडल्ट्स के लिए वर्कशॉप था, मतलब बिल्कुल बच्चों वाला नहीं, और किशोर भाई। तो नीरज कबी, जो काफ़ी फेमस एक्टर भी हैं, जिन्होंने कई फिल्मों में काम किया है, उन्होंने एक वर्कशॉप लेते थे, स्पीच एंड वॉइस कल्चर नाम का, यंग अडल्ट्स के लिए, जिसके लिए मैंने साइन अप किया और फिर मैंने वो वर्कशॉप किया। तब तक मैं कुछ स्क्रीन पर काम, कुछ एड्स, ये सब कर चुकी थी, और जो मुझे बहुत इजी लगता था। मुझे चीज़ों को याद करना मुश्किल नहीं लगता। मैं एक पन्ने को देख लूँ तो मैं 5 सेकंड के लिए उसको देखकर आपको बता सकती हूँ उसमें क्या क्या लिखा है। मुझे मोस्टली पूरी लाइफ टाइम तक वो याद रह जाएगा। तो क्योंकि बहुत सारा इनिशियल एक्टिंग का काम
संवादों को याद करके सिर्फ उनको बोल देना अच्छी तरह से, इतना ही था, तो मुझे वो मुश्किल नहीं लगा कभी। उसके और नुआंसेस, उसकी और परतें मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी। तो पहली बार उस वर्कशॉप में मुझे चैलेंज किया गया, क्योंकि कुछ आसानी से मुझसे हो नहीं रहा था उस वर्कशॉप में। बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेस थी, बहुत इंटरेस्टिंग तरह का प्रेजेंटेशन था। अलग अलग तरह के टेम्परेचर्स, टेक्सचर्स को अपनी वॉइस में आप कैसे ला सकते हो, इसके बारे में बातें चल रही थी और मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा और इतनी आसानी से मुझसे हो नहीं पा रहा था। तो मैं पहली बार चैलेंज हुई, और किसी चीज़ में अगर चैलेंज हो तो उसकी तरफ मैं आकर्षित होती हूँ। तो वहाँ से मेरा एक्टिंग की तरफ देखने का नज़रिया बदला। ये आपने जो चैलेंज वाली बात कही ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग यूनिवर्सिटी की, हमारा स्कूल था, स्कूल ऑफ लैंग्वेज, उसकी कैंटीन में बैठे थे और ऐसे किसी गाने पर, ये गाना किसने गाया यार, ये तो कुणाल गांजावाला ने गाया, ये वो टाइम था भीगे होंठ तेरे टाइप का। तो हमारे एक सीनियर है विवेकानंद सर, तो उन्होंने डिस्कशन करते सुना, बोले क्या ये सब फालतू गाने सुनते हो, कुछ ढंग का सुनो। तो उनका सर ढंग का क्या होता है? बोले शोभा गुरटू को सुनो, छन्नू लाल मिश्र को सुनो, इनको सुनो। तो हमने पहली बार सुना शोभा गुरटू। तुमने क्या सुना शोभा गुरटू का? अरे बोले कहीं से भी शुरू कर दो, हमरी अटरिया सुन लो। तो हम HMV की कैसेट खरीद के लाए, और महाराष्ट्र से ही है शोभा गुरटू। बहुत बाद में समझ में आया कि जो प्रहार में जो ठुमरी चल रही होती है, याद पिया किया है, जो बार बार याद आती रहती है नाना पाटेकर को कि उनकी माँ एक गाना गाती थी, कोठे पे थी, ये वो भी शोभा गुरटू की आवाज़ में। और जब हमने सुना कि शोभा गुरटू गा रही, हमरी अटरिया पे आ जा रे संवरिया, देखा देखी तनिक हो जाए, जग हंसी है तू ना हंसी हो, तू हंसी है तो जुलम हो जाए। अरे यार ये कैसा कमाल का शोक गीत है। छन्नू लाल जी को सुना, दिगंबर खेले मसाने में होली। हमने कहा यार शिव की ये भी एक आराधना है। भीमसेन जोशी, पंडित भीमसेन जोशी को सुना, और एक एक करके फिर वो बड़े गुलाम अली खां साहब को सुना, इनको किशोरी अमोनकर, तो एक दो ये अलग दुनिया है। और फिर स्पिक मैके के बारे में पता चला, वहाँ जाने लगे, अद्भुत था। ये आप तो गायन में हैं, आप हमरी अटरिया थोड़ा हमारे दर्शकों को था। शोभा गुरटू जी से मेरी जो पहली संगीत की टीचर हैं, उनका नाम है सरिता भावे, वो मेरी मामी भी हैं, मेरे माँ के सगे बड़े भाई की भी। शोभा जी से वो सीखती थी कुछ अरसे तक। क्या बात। तो ये शायद कहना उचित नहीं होगा, लेकिन मेरी गुरु की गुरु शोभा गुरटू हैं। वाह, शो ऑफ गाइस, शो ऑफ। हमरी अटरिया। हमरी अटरिया पे आजा रे सवरिया, देखा देखी तनिक हो जाए। हमरी अटरिया पे आजा रे सवरिया, देखा देखी तनिक हो जाए। हमरी अटरिया पे आजा रे सवरिया, देखा देखी तनिक हो जाए। नजर मिल जाइए, नैन मिल जाइए, नजर लग जाइए, सब दिन का झगड़ा खत्म हो जाए। हमारी अटरिया पे। साकी वो भी क्या दिन थे तेरे मस्तानों के, क्या अद्भुत ज़िंदगी थी। घर से दूर घर JNU, हॉस्टल, बेपरवाही, दोस्तियाँ, किताबें, गाने, फिल्में, घंटों की बेशुमार बहसें, सब छूट जाता है। अब हम लोग देखिए समय भी छूट रहा है। मैं आखिरी में एक आपको कविता सुनाता हूँ गिरिजा जी। ये हरिवंश राय बच्चन की कविता है, और ये मतलब बहुत कविताएं हैं जो अलग अलग पसंद हैं, पर अभी याद आ रही है। जो बीत गई सो बात गई, ये वो कविता है। ये स्कूल में थी, और हमारे स्कूल में एक मित्र थे अनुराग, वो सुनाते थे इसको बहुत अच्छे से। तो हमारे जहन में भी कई बार वो हमारे स्कूल में भी एक कविता थी, नीड का निर्माण फिर नेह का। हाँ, बच्चन जी की थी वो। तो ये इसमें मैं कहीं भूल ना जाऊं, इसलिए फ़ोन को
खोल लेता हूँ। हाँ, और ये कविता मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत लोग, मैं ऐसे काम में हूँ, छोड़ कर जाते हैं, बहुत लोग जुड़ते हैं, बहुत इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, बहुत मान भी मिलता है, और आखिरी में ये होता है कि ठीक है, सब बीत जाएगा। तो एक पॉइंट के बाद तनाव नहीं लेना है। अगर आपके अंतस में शुचिता है, आपको पता है कि आप सही कर रहे हो, तो फिर दुनिया का बहुत फ़र्क नहीं रखना है। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वो डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम, वो सूख गया तो सूख गया। मधुवन की छाती को देखो सूखी, कितनी इसकी कलियां मुरझाई, कितनी वल्लरियां वो मुरझाई, फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुवन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मधुघट फूटा ही करते हैं, लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं, फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट हैं, मधु प्याले हैं, जो मादकता के मारे हैं वे मधु लूटा ही करते हैं। वो कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर, जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है चिल्लाता है, जो बीत गई सो बात गई। क्या बात है। गुंजाइश नहीं रहती है रोने चिल्लाने की। हमारी मित्र हैं ऋचा अनिरुद्ध, उन्होंने एक बार बताया नीतीश कटारा की हत्या कर दी गई थी क्योंकि उन्होंने एक लड़की से प्रेम का जुर्म किया था कथित तौर पे। तो उन्होंने पूछा उनकी माँ से, जो उनके न्याय के लिए लड़ी, नीलम कटारा जी से, कि कभी आपको शिकायत नहीं होती कि मेरे साथ ऐसा क्यों? तो नीलम जी ने जो कहा, मुझे ऋचा जी ने बताया, वो मुझे बहुत याद रहता है कि जब जीवन में इतना सब मिला तब तो शिकायत नहीं की कि मैं ही क्यों। तो अब अगर जीवन ने किसी दुख के लिए चुना है तो फिर क्या शिकायत करनी। तो स्कूल कॉलेज छूट जाते हैं, फिर आपको लोग मिलते हैं जिन पे हम आगे के एपिसोड्स में बात करेंगे, जो आपके लिए घर जैसे, संस्थान जैसे हो जाते हैं। आप बहुत सीखते हैं उनसे। तो आपकी आज की बातचीत को अब हम फुर्सत की सलाह दे के ख़त्म करते हैं। क्या सलाह है आपकी, बताइए। इतना हमने बात की। देखिए, मैंने महाभारत इतना प्रिय है, उस पर बहुत श्लोक पढ़ा है हालांकि मैंने। जी, आई लव दिस बुक। ये भी मेरा एक घर है, महाभारत। कहते हैं कि जो महाभारत में है वो भारत में है, जो महाभारत में नहीं वो भारत में नहीं। इस आशय का एक वाक्य, सब कुछ इसमें है। बिल्कुल, इस किताब एक परिपूर्ण ग्रंथ है, महाकाव्य। तो मेरी रिकमेंडेशन आज के लिए ये है, एक किताब है, सचिन कुंडलकर नाम के राइटर हैं जो फिल्म मेकर भी हैं मराठी के। उन्होंने एक मराठी में किताब लिखी है जिसका हिंदी और इंग्लिश आई थिंक दोनों अनुवाद उपलब्ध हैं। इसका नाम है कोबाल्ट ब्लू। बहुत ही सुंदर किताब है, अगर थोड़ी डार्क है लेकिन मुझे लगता है सबको ज़रूर पढ़नी चाहिए। एक फ़िल्म है जो मैंने कॉलेज में तो नहीं देखी, उसके बाद देखी, पर वो जो एक 16, 17, 18, 17, 18 वाली उम्र होती है, उस दौरान आप अपने आप को समझ रहे होते हैं, अपने हालातों को समझ रहे होते हैं, आप अपनी सेक्सुअलिटी को आप पहली बार एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ट्रांजिशनल वो फेज़ होती है आपकी लाइफ में। एक ऐसे ही लड़के की कहानी है। फिल्म का नाम है कॉल मी बाय योर नेम। फिल्म भी है ये, है ना? कॉल मी बाय योर नेम एक फ़िल्म है जिसमें टिमोथी शैलामे ने काम किया है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी फिल्म है, बहुत स्लो पेस्ड है, अपनी एक गति बनाए चलती है वो फिल्म, और उसके अंत तक आपको वो सारी चीज़ें याद आएगी जब हमारे पास समय होता था और बड़े हमसे कहते थे कि करना ही क्या है तुम्हें, पढ़ाई करो, खाओ पियो, ऐश करो, इतनी अच्छी तो तुम्हारी लाइफ है। और तब हमें लगता था कब हम बड़े होंगे और कब हमें और जिम्मेदारियां मिलेंगी और कब हम दुनिया जीतेंगे।
पर अब जब हम उस टाइम के बारे में सोचते हैं और उस लीजर के बारे में सोचते हैं तो ऐसा लगता है वो कितना सही समय था। तो ये फिल्म कुछ आपको उस समय में ले जाती है, कुछ आपकी उस बदलती हुई ज़िंदगी के बारे में आपको याद दिलाती है और आखिर में थोड़ा सा दिल भी तोड़ती है। तो ये फिल्म आप ज़रूर देखें, कॉल मी बाय योर नेम इसका नाम है। वाह साहब। मैं आज जो किताब आप लोगों को और आपको भी रेकमेंड कर रहा हूँ उसका आपकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ है। ये एक लड़की की कहानी है जो शाहजहाँपुर नाम के यूपी के एक छोटे से शहर से निकलती है। वैसी बेड़ियाँ वैसी बंदिशें। उसको स्कूल में एक नई टीचर मिलती है, दिव्या मैम नाम की, जो उसको थिएटर में इनिशिएट करती है। नई किस्म की रीडिंग्स, तो होता है ना कोई एक टीचर है जो बहुत प्रभावित करता है। फिर वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD आती है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, एक्टिंग सीखने के लिए, और उसकी दुनिया बदल जाती है। तो यहाँ के संघर्ष, यहाँ प्रेम हो जाता है उसको। फिर वो बहुत सफल एक्ट्रेस बन जाती है, प्रेम में उतनी सफल नहीं हो पाती, तो उसकी लगातार संघर्ष चलते रहते हैं। तो चूँकि आप एक्टिंग की दुनिया से आती हैं और थिएटर के थ्रू हुई हैं, तो ये थिएटर पे लिखा गया और एक्टिंग पे लिखा गया हिंदी का सबसे चर्चित उपन्यास है मुझे चांद चाहिए। सुरेंद्र वर्मा का लिखा ये उपन्यास है। इसके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। आप लोग खोज के ज़रूर पढ़िए। और इसके वाक्य इतने सुंदर हैं कि एक प्रसंग है NSD के दिनों का जिसमें वो उनको एक क्लासिक ज़रूर करना होता है। तो वो कोई क्लासिक कर रहे हैं और उसके बाद एक लव मेकिंग का सीन है जिसमें ही इज़ ट्राइंग टू अनबटन हर। तो वो उस नाटक का एक डायलॉग बोल रही है कि नीवी बंद ना खोलें देव, वेरी ब्यूटिफुली रिटन। या उसके पहले जब उसने एक्टिंग का या ट्यूशन पढ़ने का फैसला लिया तो उसके पिता कैसे उस चीज़ से प्रभावित हो रहे हैं, और हर बार वो कालिदास की शरण में जाते हैं। वो भी संस्कृत के विद्वान हैं, तो कालिदास के लिए कवि कुलगुरु शब्द का इस्तेमाल हो रहा है जी। अद्भुत है। मुझे चांद चाहिए। दिल्ली में बरसाती में रहना, NSD में पढ़ना, स्ट्रांगली रिकमेंडेड हिंदी की ये उपन्यास। इस पर सीरियल भी बना था शायद, जिसमें तेजस्विनी कोल्हापुरी थी, पद्मिनी कोल्हापुरी की बहन, जो बाद में अनुराग कश्यप की कोल्हापुरे, हाँ कोल्हापुर से डेब्यू भी किया था उन्होंने। वो अनुराग की फिल्म 5 का भी रिलीज़ नहीं हुई। तो एक ये मैं, और एक जो हम लोग यूनिवर्सिटी डेज़ में खिलंदड़पन सीखते हैं, बेलौसपन सीखते हैं, बेबाकपन सीखते हैं, एक काशीनाथ सिंह का उपन्यास है काशी का 80। अद्भुत किताब है। नहीं पढ़ी तो खोज के पढ़िए, ज़रूर पढ़िए, तोहफे में बांटिए। हम लोगों को ये किताब इतनी पसंद थी कि हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं JNU के, और मैं पत्रकार बन गया था, वो हमारे बैच में सबसे पहले टीचर बने। तो JNU में ज़्यादातर लोग एकेडमिक्स में जाते हैं, कुछ एक सिविल सर्विस में जाते हैं। तो वो जब टीचर बन गए तो उनका विदाई समारोह होगा। तो उनके विदाई समारोह में एक समारोह का हिस्सा था कि JNU में 5 सारथी रॉक्स हैं, 5 सारथी रॉक्स पे रात में बैठ के काशी का 80 का अखंड पाठ। तो हमने धार्मिक किताबों का अखंड पाठ सुना है, पर हमने कहा कि तो एक लड़का ऊपर चट्टान बैठा मोमबत्ती जलाए हुए अपने अपने पेय पदार्थों के साथ, तो वो वहाँ से पढ़ रहा है, नीचे से सब लोग अपने अपने उसमें पढ़ रहे हैं। ये सब हरकतें भी। और काशीनाथ जी बहुत अद्भुत लिखते हैं। उनका यूनिवर्सिटी डेज पे एक बहुत अच्छा उपन्यास है छोटा सा, अपना मोर्चा के नाम से। वो यूनिवर्सिटी की, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहानी है। पर काशी का 80 एंड मुझे चांद चाहिए, ये 2 किताबें मैं बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगा। आज हमने स्कूल कॉलेज की इतनी बात की। एक जर्मन फिल्म है, मैंने बहुत पहले देखी थी पर बड़ी कमाल की है, तो आई विल रेकमेंड। इसका शीर्षक है द बाडर माइनहॉफ कॉम्प्लेक्स। मैं इसको बादेर बोलता था, बादेर माइनहॉफ कॉम्प्लेक्स। 2018 में ये फिल्म आई है। तो जब जर्मनी का विभाजन हो रखा था और ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी था, तो वेस्ट जर्मनी में कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित कुछ लोगों ने एक चरमपंथी गुट बनाया जो हिंसा में भी शामिल हो गया। वो कहता था कि पुलिस फासिस्ट है, ये है, वो है, ये सरकारें ऐसी हैं। और कैसे, उसका नाम था RFA, रेड आर्मी फैक्शन, RAF। उस गुट में कैसे लोग आए, उनके अपने अंतर विरोध क्या थे, और कैसे फिर वो ख़त्म हुए, क्रश हुए, उनके बीच कैसे फूट हुई। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जब हिंसा आती है तो वो हम जैसे अपने आसपास इतने उदाहरण देखते हैं, बांग्लादेश में हमने देखा, नेपाल में देखा, वो कैसे डिरेल कर देता है चीज़ों को। तो उसके बारे में ये बड़ी कमाल किताब है, फिल्म है। और इसको उस साल 2009 की शायद बात है, फॉरेन कैटेगरी में नॉमिनेशन भी मिला था। तो ये मैं एक फ़िल्म
कॉलेज डेज की, जो एक कई लोगों को लगता है कि हम गुरिल्ला वुरिल्ला बन जाएंगे। और एक हिंदी की फिल्म है कॉलेज डेज की, हासिल, जी तिग्मांशु धूलिया की फिल्म, बिल्कुल। हम लोगों के बीच कल्ट का दर्जा है उसको, तो ये 2 ज़रूर देखिए। अब हम विदा लेते हैं। हमने पहले एपिसोड में आपसे बात की अपने पहले घरों के बारे में और आपने बताया। दूसरे एपिसोड में हमने बात की उन शैक्षणिक संस्थानों के बारे में जिनको हमने घर की तरह पाया, जिन्होंने हमें बनाया, जिनमें हम घर कर गए और जो हम में घर कर गए, हमेशा हमारे साथ रहे। आगे के एपिसोड्स में और अलग अलग विषयों पे बात करेंगे, पर जैसा पिंकी प्रॉमिस हुआ था, सबसे आखिरी में गिरिजा देवी, गिरिजा जी, एक और गाना, आज तो 2 गिरिजा हो गए। देवी तो बहुत महान शास्त्रीय गायिका हुई हैं। उन्हीं की वजह से मेरा नाम गिरिजा है। अच्छा, मेरे पिता ने ये नाम सुना मतलब उन्हें पता ही था, पर जब मेरी माता प्रेग्नेंट थी तब उन्होंने फिर एक बार ये नाम सुना और ऐसे बिजली सी चमकी। और गिरिजा का अर्थ है गिरी यानी पर्वत, जा यानी से जन्मी हुई, पर्वत की बेटी पार्वती, और मेरे पिता का नाम गिरीश है, पर्वतों के भगवान हिमालय। तो हमारा मतलब भी बाप बेटी होता है, अच्छा। तो इसीलिए मेरा नाम गिरिजा है। और गिरिजा देवी पे यतीन्द्र मिश्र एक हिंदी के बहुत कमाल के कवि हैं, जीवनीकार हैं। उन्होंने लता जी पे लता सुरगाथा के नाम से एक बहुत सुंदर जीवनी लिखी है। लता जी से सैकड़ों घंटों का संवाद है। और गुलजार साहब पे एक उन्होंने बहुत कमाल की किताब लिखी है। सोनल मानसिंह पे एक उनकी किताब है देवप्रिया के नाम से। गिरिजा देवी पे एक बहुत सुंदर किताब है, मैंने शायद आपको तोहफे में दी है या दिखाई है, जिक्र तो किया है आपसे, मुझे ध्यान है वो गिरिजा देवी वाली किताब का। अप्पी बोलते हैं सब उनको, उनसे बातचीत और प्रेम हो जाए आपको। इतनी रौबीला व्यक्तित्व उनका है ना। अप्पा जी बोलते हैं उनके शिष्य, सॉरी आई स्टैंड करेक्टेड, अप्पा जी। एक बार मेरी मालिनी अवस्थी जी से बात हो रही थी, वो भी गिरिजा देवी जी की शिष्या रही, तो वो उनको सिखा रही थी कुछ और लोगों को भी कि मछरिया लहराए वाला कुछ ऐसे, तो उनका ऐसे नहीं लहराएगी पट्ट से। तो वो वीडियो बड़ा वायरल भी है इंस्टाग्राम पे। तो हम इस गाने से इस बातचीत को समाप्त करेंगे, अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे। अब गिरिजा देवी की इतनी बातें हुई, उनका कोई गाना मैं नहीं गाने वाली हूँ। ये वो गाना है जो मैंने कॉलेज के दौरान सीखा। इसके शब्द मुझे इसीलिए भी अच्छे लगते थे कि मैं मुंबई से हूँ। मुंबई की बारिश बहुत फेमस है जी। थोड़ी सी क्रूर हो सकती है कभी, लेकिन मुझे बारिश से बहुत प्रेम है। कॉलेज प्रेम, कॉलेज में मिलने वाले लोग, लव स्टोरीज़, बारिश और वो एज, इन सब को लेकर आई थिंक ये गाना मुझे याद आता है। तो चलिए मैं आपको यही सुना देती हूँ जी। सावन में तो जाए पेहरवा, सावन में तो जाए पेहरवा, मन मोरा घबराए, मन मोरा घबराए, ऐसो गए परदेस पिया तुम, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हार रही, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना। पर हम लोग बोलते रहेंगे क्योंकि संवाद ही जिंदगी का शाश्वत सत्य है। शुक्रिया। ये मैंने आखिरी बहुत एंकर टाइप हरकत कर दी, बहुत बुरा। ऑलराइट गाइस, Horrible. बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। ये ठीक है, छोटे तो नहीं है एंकर वाली बात, नॉट बैड। आप देखते रहिए ललित टॉप।